आज हम मार्केटिंग की दुनिया के एक ऐसे राज पर बात करने वाले हैं जो शायद चौंकाने वाला लगे। अच्छा, बताइए। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका प्रोडक्ट बेचना उतना जरूरी नहीं है जितना कि एक ऐसी कहानी कहना जिस पर लोग यकीन करना चाहें। ये सेथ गोर्डन के काम का निचोड़ है एक तरह से, कि कामयाब मार्केटिंग तथ्यों के बारे में कम है हाँ। और लोगों की इच्छाओं से जुड़ने वाली कहानियां गढ़ने के बारे में ज्यादा। मतलब ये एक सुपर पावर जैसा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असल मुद्दा यही है कि हम क्या खरीदते हैं, इसका फैसला अक्सर तर्क से नहीं बल्कि कहानियों से जुड़ी हमारी भावनाओं से होता है। हाँ, गॉर्डन तो मार्केटर्स को मतलब थोड़े उकसाने वाले अंदाज में झूठा या लायर तक कहते हैं। अरे झूठा? हाँ, पर इसका मतलब धोखा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो बस उन काल्पनिक किस्सों, वो भावनात्मक वादों और पहचानों की बात कर रहे हैं जो ब्रांड बनाते हैं। अच्छा, काल्पनिक किस्से। हाँ, ये झूठ इसलिए है क्योंकि ये गढ़ी हुई कहानियां हैं, कोई ऑब्जेक्टिव सच्चाई नहीं। और मजेदार बात यह है कि ग्राहक भी इसमें खुशी खुशी शामिल होते हैं ना। बिल्कुल। वो इन कहानियों पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि ये उनकी अपनी इच्छाओं और दुनिया को देखने के नजरिए, वो जिसे वर्ल्ड व्यू कहते हैं, हाँ, वर्ल्ड व्यू, उससे मेल खाती हैं। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं। जैसे वो महंगा वाला वाइकिंग स्टोव। हाँ, वाइकिंग स्टोव। कोई उसे सिर्फ खाना गर्म करने के लिए तो नहीं खरीद रहा है ना, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके साथ जुड़ी कहानी खरीद रहे हैं। कहानी? कैसी कहानी? जैसे कि मैं एक गंभीर शौकीन शेफ हूँ, या फिर मेरा घर दोस्तों की दावत के लिए बना है। अच्छा, वो स्टोव उनकी जिंदगी की कहानी का एक हिस्सा बन जाता है ना, उनकी पहचान को पक्का करता है। वो सिर्फ एक उपकरण नहीं रहता, एक प्रतीक बन जाता है। हाँ, एक प्रतीक। स्टोव का असली काम क्या है ये तो शायद दूसरे नंबर पर आता है, फंक्शनैलिटी गौण हो जाती है। हाँ, ये बात मुझे विश्व दृष्टि या वर्ल्ड व्यू के विचार पर लाती है। मतलब ग्राहकों के पहले से बने विश्वास, उनके पूर्वाग्रह, उनके मूल्य। बिल्कुल। गोर्डन कहते हैं कि किसी के वर्ल्ड व्यू को बदलने की कोशिश करना लगभग नामुमकिन है। ये तो पत्थर पर सिर मारने जैसा हुआ। क्या वाकई ये इतना मुश्किल है? काफी हद तक, हाँ। इसीलिए कामयाब मार्केटिंग पहले एक खास वर्ल्ड व्यू को पहचानती है, ओके। और फिर एक ऐसी कहानी बुनती है जो उसमें एकदम फिट बैठे। जैसे? कोई उदाहरण है? हाँ, ऑर्गेनिक खाने का उदाहरण लीजिए। ठीक है। कहानी सिर्फ ये नहीं है कि इस सेब में कीटनाशक नहीं है। कहानी ये है, आप एक समझदार, सेहत का ध्यान रखने वाले इंसान हैं जिसे पर्यावरण और अपने परिवार की फिक्र है। ये तो सीधे मूल्यों से जुड़ गए। बिल्कुल। ये कहानी उन लोगों के लिए काम करती है जो पहले से इस जीवन शैली में यकीन रखते हैं। ये उनके विश्वास को मजबूत करती है। अच्छा, तो ब्रांड ग्राहक की कहानी का हिस्सा बनकर कामयाब होता है। एग्जैक्टली। तो फिर सिर्फ तथ्य यानी फैक्ट्स काफी क्यों नहीं है? हम तो अक्सर सोचते हैं कि जिसके फीचर्स सबसे अच्छे वही प्रोडक्ट जीतेगा। हाँ, ये आम धारणा है, पर होता क्या ना, आज की दुनिया में दावों का शोर इतना ज्यादा है कि लोग उलझन में हैं, शक करते हैं। बात तो सही है। और सच कहूं तो तथ्य अक्सर बोरिंग होते हैं। वो हमारी कल्पना को नहीं जगाते, वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना पाते। और पहली छाप बहुत मायने रखती है। एक बार ग्राहक ने किसी कहानी पर यकीन कर लिया, हाँ, तो वो अपने फैसले को सही ठहराने के लिए वजहें ढूंढ लेगा, भले ही हाँ, वो कंफर्मेशन बायस जिसे कहते हैं। बिल्कुल वही, भले ही उसे ऐसे तथ्य मिले जो कहानी के उलट हों। बिल्कुल। जैसे कोई स्टारबक्स के अनुभव को पसंद करता है तो वो शायद इस बात को नजरअंदाज कर दे कि बगल वाले कैफे में कॉफी ज्यादा अच्छी या सस्ती है। सही कहा। क्योंकि उनके लिए स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि एक माहौल, एक तीसरी जगह की कहानी है। तो फिर एक मार्केटर का असली काम क्या हुआ? सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, असली काम है एक प्रामाणिक कहानीकार बनना। प्रामाणिक कहानीकार। हाँ, वो कहानी खोजना जो आप सच में बेच रहे हैं। ये चादर में कितने धागे हैं इसके बारे में नहीं है। ओके। ये एक शानदार आरामदायक नींद की कहानी है। ये कॉफी बीन्स के बारे में नहीं बल्कि रोजाना के एक खास अनुभव की कहानी है, जैसा स्टारबक्स करता है। लेकिन सबसे जरूरी कहानी सच्ची होनी चाहिए, कंपनी और प्रोडक्ट से जुड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई ब्रांड पर्यावरण बचाने की कहानी कहे पर उसके काम उसके उलट हों तो कहानी बिखर जाती है, भरोसा टूट जाता है। बिल्कुल, वरना सब बिखर जाता है। प्रामाणिकता ही वो गोंद है जो कहानी को चिपकाए रखती है। तो असली ताकत प्रोडक्ट के फीचर्स में नहीं बल्कि उन कहानियों को सच्चाई और लगातार एक ही ढंग से कहने में है जो लोगों के विश्वासों और सपनों से जुड़ती हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। बिल्कुल,
और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या? वो कौन सी कहानी है जो कोई आइडिया या ब्रांड कह सकता है ताकि वो एक खास वर्ल्ड व्यू वाले लोगों से गहराई से जुड़ सके। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने का वो शायद पहले से इंतजार कर रहे हो। मार्केटिंग में ना हम अक्सर सुनते हैं फीचर्स के बारे में, फायदों के बारे में, पर क्या असली खेल कहानी का है? मतलब वो कहानियां जो हम शायद पहले से ही मान कर बैठे हैं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, सेथ गॉर्डन जैसे जो विचारक हैं वो यही कहते हैं कि हम इंसान तर्क से ज्यादा कहानी से चलते हैं। अच्छा। हाँ, हम पहले कहानी पर यकीन करते हैं, फिर उस यकीन को सही ठहराने के लिए लॉजिक या तर्क ढूंढते हैं। अरे, मतलब हम सोचते हैं कि हम कितने लॉजिकल हैं, पर असल में कहानी वाले जीव हैं। ये तो पूरी सोच ही बदल देती है। बिल्कुल। और कहानियां वो हमारे दिमाग के लिए एक तरह का शॉर्टकट है। देखिए, दुनिया कितनी जटिल है, कितनी सारी जानकारी है हर तरफ। हाँ, बहुत ज्यादा। तो कहानियां हमें मदद करती हैं चीजों को फटाफट समझने में, उन्हें एक खाके में फिट करने में, और हाँ, उनकी कीमत तय करने में भी। हम पलक झपकते ही फैसला कर लेते हैं अपनी अंदर की कहानी के आधार पर। और जब कोई मार्केटिंग की कहानी हमारी उस अंदरूनी कहानी से मैच कर जाती है तो दिमाग फौरन कहता है हाँ, यही सच है। एग्जैक्टली। फिर चाहे कितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, वो जो फीलिंग आती है ना, वही शायद खरीदारी करवा देती है। एकदम सही कहा। तो आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं कि ये जो कहानी सुनाने की कला है, ये मार्केटिंग की जान क्यों है, और कैसे एक अच्छी असरदार कहानी इस शोर भरी दुनिया को एकदम साफ सिंपल बना देती है। हाँ, ये समझना तो बहुत जरूरी है। आजकल इतने विकल्प हैं, हर चीज के इतने ऑप्शंस हैं कि चुनना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये कहानियां इसे आसान कैसे बना देती हैं? देखिए, एक अच्छी कहानी ना वो इस शोर को कम करती है, एक सीधी साधी व्याख्या देती है। जैसे गाड़ी का उदाहरण लीजिए, एक मिनी वैन, उसे सिर्फ इंजन की पावर या कितनी सीटें हैं इससे नहीं बेचा जाता। हाँ, वो तो एक पूरी कहानी है, परिवार की कहानी, सुरक्षा की, जिम्मेदारी की। ये उन लोगों से जुड़ती हैं जो खुद को ऐसा ही देखते हैं या देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सोचिए एक स्पोर्ट्स कार की। वो क्या है? वो आजादी की कहानी है, शायद थोड़ी बगावत की, एक अलग स्टेटस की कहानी है। हाँ, बिल्कुल अलग एहसास। तो जो मार्केटर कहानी बेचता है, जैसे सुरक्षा का एहसास, वो अक्सर उस मार्केटर से जीत जाता है जो सिर्फ एयरबैग की रेटिंग गिना रहा है। कहानी पहले आती है। तो मतलब फीचर्स या तथ्य बेकार नहीं है? नहीं, बेकार बिल्कुल नहीं है। हाँ। पर उनका काम है कहानी को सपोर्ट करना, हाँ। उसे मजबूती देना, उस कहानी को जिस पर ग्राहक पहले से ही कहीं ना कहीं विश्वास करना चाहता है। अच्छा, तो फीचर्स कहानी को विश्वसनीय बनाते हैं, उसको पुख्ता करते हैं। हाँ। और यहीं पर दूसरा अहम पहलू आता है, वो है जज्बाती जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन। देखिए, फैक्ट्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, दिमाग में रह जाते हैं और भूल भी जाते हैं जल्दी। हाँ, भूल भी जाते हैं, पर भावनाएं वो दिल में उतरती हैं, और वहीं से एक्शन होता है, वहीं से फैसले होते हैं। सही बात है। हम आंकड़े शायद भूल जाएं, पर कहानी से जो महसूस हुआ था, चाहे वो अपनेपन का एहसास हो या शान का या मन की शांति का, वो याद रह जाता है। और वही हमें कुछ करने पर मजबूर करता है। कहानी भावनाओं को जगाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। वो सीधे हमारी जो बुनियादी इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, उनसे बात करती है, ग्राहक को कुछ महसूस कराती है, और वो एहसास फिर उस प्रोडक्ट या ब्रांड से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और शायद यहीं पर गोडिन का वो सबसे चौंकाने वाला विचार आता है कि कामयाब मार्केटर लोगों के विचार बदलते नहीं हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर वो कहते हैं कि कामयाब मार्केटर ऐसी कहानी कहते हैं जो लोगों के पहले से मौजूद विश्वासों से मेल खाती हो, रेजोनेंस हो। मतलब हम लोगों को ये नहीं बताते कि आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, किसी को ये सुनना पसंद नहीं क्यों गलत है। कामयाब कहानी क्या करती है? वो ग्राहक के दुनिया देखने के नजरिए को, उसके जो पूर्वाग्रह हैं, उनको थपथपाती है, उन्हें सही महसूस कराती है। एप्पल का थिंक डिफरेंट वाला किस्सा वो इसका परफेक्ट उदाहरण है। शायद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा प्रोसेसर सबसे तेज है या रैम सबसे ज्यादा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने उन लोगों को कहानी बेची जो खुद को भीड़ से अलग समझते थे, क्रिएटिव, इनोवेटर, विद्रोही टाइप। हाँ। तो मैक खरीदना सिर्फ एक कंप्यूटर खरीदना नहीं था, वो अपनी उस पहचान को दुनिया को दिखाने का एक तरीका था। मैं अलग सोचता हूँ। कहानी पहले से उन लोगों के मन में थी, मैक बस उसका एक प्रतीक, एक सबूत बन गया। कहानी पहले, प्रोडक्ट बाद में। तो अगर हमें एक कामयाब मार्केटिंग कहानी के गुण बताने हो, निचोड़ निकालना हो, तो क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, वो सरल हो, आसानी से समझ आए और दूसरे को बताई जा सके। सिंपल। दूसरी,
वो जज्बाती हो, कोई ना कोई एहसास जरूर जगाए, खुशी, डर, अपनापन, कुछ भी। इमोशनल। और तीसरी, वो यादगार हो, ऐसी हो जो दिमाग में अटक जाए, लंबे समय तक याद रहे। सिंपल, इमोशनल, मेमोरेबल। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये तो कहानी गढ़ने की, कहानी सुनाने की कला है। मार्केटर को एक कुशल कहानीकार बनना होगा। बिल्कुल, उन्हें अपने दर्शक के मन को समझना होगा, उनकी सोच, उनके सपने, उनके डर, और फिर एक सच्ची, भरोसेमंद कहानी बुननी होगी जो उनकी दुनिया से, उनके विश्वासों से जुड़े। यही समझ मार्केटिंग की आत्मा है। और शायद यही आज की बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद अपनी जिंदगी में किन कहानियों पर यकीन करते हैं। ये गहरा सवाल है। और वो कहानियां हमारे फैसलों पर कितना असर डालती हैं, सिर्फ बाजार में एक ग्राहक के तौर पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में। ये जानना शायद खुद को समझने जैसा है। कभी गौर किया कि कैसे कुछ बेहद साधारण सी चीजें भी हमें बड़ी खास या जादुई सी लगने लगती हैं? हाँ, बिल्कुल। अक्सर लगता है कि इसका राज सिर्फ उस चीज में नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द बुनी गई कहानी में छिपा होता है। सही कहा। हमें सेथ गोर्डन के विचारों पर कुछ दिलचस्प सामग्री मिली है जो इसी बात की गहराई में जाती है। हाँ, सेथ गोर्डन, उनका यही तो मूल मंत्र है कि कामयाब कंपनियां सिर्फ चीजें नहीं बेचती, वे ऐसी कहानियां बेचती हैं जो ग्राहकों के नजरिए, उनकी दुनिया देखने के ढंग, मतलब विश्व दृष्टि से मेल खाती हों। विश्व दृष्टि, इंटरेस्टिंग। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे कि कैसे एक जबरदस्त कहानी किसी ब्रांड के लिए, खासकर भारत जैसे बाजार में छोटे व्यवसायों के लिए भी एक असाधारण कीमत, एक प्रीमियम वैल्यू बना सकती है। हाँ, और गोर्डन की ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि लोग अक्सर चीजें उनकी खूबियों के लिए नहीं खरीदते, नहीं, बल्कि उस वादे के लिए खरीदते हैं जो कहानी करती है। ये दिमाग के लिए एक तरह का शॉर्टकट है ना? बिल्कुल एक शॉर्टकट जो हमें सीधे भावनात्मक तौर पर ब्रांड से जोड़ देता है। पर ये शॉर्टकट इतना ताकतवर क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? देखिए, ये विश्व दृष्टि वाली बात बहुत अहम है। यहाँ हम सब दुनिया को अपने पहले से बने हुए विश्वासों और नजरियों के चश्मे से देखते हैं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो गोर्डन कहते हैं कि जो कहानियां हमारे इन मौजूदा विश्वासों को मजबूत करती हैं कि हम कौन है, दुनिया कैसी होनी चाहिए, वो कहानियां हमारे तर्क वाले दिमाग को जैसे बाईपास कर जाती हैं। ओके। और सीधे दिल तक पहुंचती हैं। वाइन वाली मिसाल लीजिए। हाँ हाँ, बताइए। ब्लाइंड टेस्ट में बड़े बड़े विशेषज्ञ भी अक्सर महंगी और सस्ती वाइन का फर्क आसानी से नहीं बता पाते। सच में? हाँ, लेकिन महंगी वाइन की कहानी, उसकी दुर्लभता, उसका इतिहास, उससे जुड़ा रुतबा, ये कहानी पीने वाले के मन में स्वाद की धारणा तक बदल सकती है। कमाल है। क्योंकि ये कहानी उसकी उस इच्छा से जुड़ती है कि वो पारखी है या खास मौकों का जश्न मना रहा है। लोग सिर्फ वाइन नहीं, वो पहचान, वो एहसास खरीद रहे होते हैं। सही बात है, पहचान, ये तो कमाल की बात है। तो असल दुनिया में ये फंडा कैसे काम करता है? रैल्फ लॉरेन को ही लें। हाँ, रैल्फ लॉरेन एक क्लासिक उदाहरण। वो सिर्फ पोलो शर्ट या कपड़े नहीं बेच रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। वो तो एक पूरी जीवन शैली, एक ख्वाब बेच रहे हैं। पुराने पैसे वाला रुतबा, पोलो मार्च, एक ऐसी क्लास जो कभी फीकी ना पड़े। हाँ, लोग उस कहानी से जुड़ते हैं और इसीलिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो उस कहानी का हिस्सा महसूस करना चाहते हैं। यहाँ कपड़ा तो बस उस एहसास तक पहुंचने का जरिया बन जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जरिया ही है। और हाँ, अगर हम भारत में देखें, फैब इंडिया का उदाहरण सोचिए। हाँ, फैब इंडिया। वो सिर्फ कुर्ते या घर का सामान नहीं बेच रहे, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हाथ से बनी चीजों की, कारीगरों की मदद करने की, भारतीय परंपरा की एक पूरी कहानी बेच रहे हैं। ये कहानी उन लोगों के विश्व दृष्टि से जुड़ती है जो प्रामाणिकता, अपनी जड़ों और सोच समझकर खरीदारी करने को महत्व देते हैं। सही। रैल्फ लॉरेन की कहानी से ये अलग तरह की कहानी है, लेकिन अपने दायरे में उतनी शक्तिशाली है, और ये भी उन्हें एक प्रीमियम कीमत वसूलने में मदद करती है। बिल्कुल, जो शायद मशीन से बने सस्ते कपड़ों के लिए मुमकिन ना हो। एग्जैक्टली। और ऑर्गेनिक दूध का क्या? वो शायद स्वाद में बहुत अलग ना हो रेगुलर दूध से। हो सकता है ना भी हो, पर उसकी कहानी वो सेहत की है, शुद्धता की है, प्रकृति का ख्याल रखने वाली खेती की है। हाँ। ये कहानी खरीदार को ये महसूस कराती है कि वो एक जिम्मेदार, जागरूक इंसान है, और इसी एहसास के लिए वो ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ असली सीख यही है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं। सिर्फ ये बताना काफी नहीं
कि आपका उत्पाद क्या करता है। आज के इस भीड़ भरे बाजार में जहां चीजें अक्सर एक जैसी होती हैं, हाँ, फंक्शनली सिमिलर। हाँ, फंक्शनली सिमिलर, तो आपकी अनोखी दिल को छूने वाली कहानी ही आपको अलग बनाती है। यही वो कहानी है जो ग्राहक को आपसे जोड़ती है और उन्हें आपके उत्पाद के लिए ज्यादा कीमत चुकाने पर एक तरह से खुशी खुशी तैयार करती है। बिल्कुल, खुशी खुशी। मतलब सिर्फ फीचर्स गिनाने से ज्यादा असरदार है एक ऐसी कहानी कहना जो लोगों की सोच, उनकी इच्छाओं से मेल खाती हो। गॉर्डन के हिसाब से असली वैल्यू इसी कनेक्शन में है। एकदम सही कहा आपने। ये इंसान के मनोविज्ञान की गहरी समझ है। हम उन कहानियों पर भरोसा करते हैं जो हमारी अपनी कहानी से, हमारे अपने विश्वासों से मिलती हैं। जब आप सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि ये भरोसा, ये जुड़ाव बेचते हैं, तब आप असली टिकाऊ कीमत बनाते हैं। ये बेचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। चीजों से हटकर जज्बातों पर फोकस। हाँ, लेन देन से हटकर रिश्ते पर ध्यान देना। सच में सोचने वाली बात है। हम जिन चीजों को कीमती मानते हैं, उनमें से कितनी कीमत असल में सिर्फ उनके चारों ओर बुनी गई कहानी की वजह से है। कब कोई आम सी चीज सिर्फ एक अच्छी कहानी सुनाए जाने की वजह से इतनी खास और इतनी बेशकीमती बन जाती है। सोचिए, जब कोई कहानी और हकीकत एक ना हो तो क्या होता है, खासकर मार्केटिंग की दुनिया में जहां हर ब्रांड एक कहानी सुना रहा है। आज हम मार्केटिंग गुरु सेथ गॉर्डन के विचारों के जरिए इसी पेचीदा सवाल पर थोड़ी बात कर रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ सोचने भर का नहीं है। जब ब्रांड का वादा, जो कहानी वो सुना रहा है, उसके असल काम से बिल्कुल अलग हो तो सबसे बड़ा खतरा सामने आता है, ग्राहकों का भरोसा टूटना। हाँ। और हम सब जानते हैं, एक बार वो भरोसा टूट जाए ना तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके परिणाम वाकई गंभीर होते हैं। चलिए इसे थोड़ा और खोल कर देखते हैं। ये जो कहानी और असलियत के बीच का फर्क है, ग्राहक इसे महसूस कर लेते हैं ना, उन्हें कब पता चल जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है? बहुत जल्दी। देखिए, ग्राहक बहुत समझदार होते हैं आजकल। वे तब भांप लेते हैं जब कहानी सिर्फ ऊपर ऊपर से गढ़ी हुई लगे, या जो अब ब्रांड जो कह रहा है और जो असल में कर रहा है उसमें साफ अंतर दिखे। यहीं पर प्रामाणिकता, असलियत सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। कहानी सिर्फ विज्ञापनों में नहीं सुनाई जाती, उसे ब्रांड के हर एक पहलू में, हर एक्शन में जीना पड़ता है। हर एक पहलू में, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट कैसा है ये ही नहीं, उससे ज्यादा। बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आप सोचिए, अगर कोई कंपनी खुद को पर्यावरण का दोस्त बताती है, बड़ी बड़ी अच्छी बातें करती है, लेकिन उनकी फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा नदी को गंदा कर रहा हो। हाँ, ये तो दोहरापन हो गया। बिल्कुल। या उनका पूरा सप्लाई चेन ही टिकाऊ ना हो। ये असंगति, ये दोहरापन ज्यादा देर छिपता नहीं है। और ये सिर्फ बनाने के तरीके तक ही नहीं है। ग्राहक सेवा कैसे बात करती है, पैकेजिंग कैसी है, रिटर्न पॉलिसी कितनी आसान है या मुश्किल, ये सब उस कहानी का हिस्सा है जो ब्रांड जी रहा है या फिर जीने का नाटक कर रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब छोटी छोटी चीजें भी कहानी को या तो मजबूत बना सकती हैं या एकदम कमजोर कर सकती हैं। इसका कोई बड़ा उदाहरण है क्या, जहां कहानी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क निकला हो बाद में? हाँ, बिल्कुल है। याद कीजिए वो शुरुआती लो फैट प्रोडक्ट्स का दौर। क्या कहानी सुनाई गई थी? हाँ, याद है, सेहतमंद विकल्प। बिल्कुल, सेहतमंद विकल्प, बिना किसी अपराध बोध के मजे से खाइए। सुनने में कितना अच्छा लगता था, है ना? बहुत ही आकर्षक। हर जगह वही छाए हुए थे एक टाइम पर। सही बात है। लेकिन असलियत क्या थी? देखिए, फैट कम करने से स्वाद अक्सर फीका पड़ जाता है। तो स्वाद बनाए रखने के लिए कई प्रोडक्ट्स में क्या किया गया? भर भर कर चीनी मिला दी गई या दूसरे अनहेल्दी विकल्प डाल दिए गए। अच्छा। कहानी थी सेहत की, पर हकीकत में सेहत से ही समझौता हो रहा था। जब ग्राहकों को धीरे धीरे इसका एहसास हुआ, जब पोषण संबंधी जानकारी थोड़ी और ज्यादा सामने आने लगी, तो क्या हुआ? वो भरोसा चकनाचूर हो गया। वो सेहतमंद कहानी एकदम झूठी निकली। और उस भरोसे को वापस जीतना उन ब्रांड्स के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ होगा, यकीनन। तो मार्केटर्स के लिए यहाँ मुख्य सीख क्या है? मतलब सिर्फ एक अच्छी कहानी गढ़ लेना ही काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुख्य सीख है निरंतरता और ईमानदारी। अपने ब्रांड के काम, चाहे वो उत्पाद की क्वालिटी हो, ग्राहक सेवा का तरीका हो, पैकेजिंग का मटेरियल हो, यहाँ तक कि कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार है, हर चीज को लगातार उस कहानी से मिलाना होगा जो वे दुनिया को बता रहे हैं। सिर्फ वादे करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें निभाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी की जो अंदरूनी सच्चाई है और बाहरी दुनिया को जो कहानी दिखाई जा रही है, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए।
प्रामाणिकता ही सब कुछ है, वही नींव है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? मेरा मतलब है, खासकर जब कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो क्या थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना वो मार्केटिंग का हिस्सा नहीं बन जाता कभी-कभी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा जाल है, इसमें फंसना बहुत आसान है। हाँ, आकर्षक कहानी बताना जरूरी है, पर वो कहानी सच्चाई की नींव पर खड़ी होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा वादे करना या गलत जानकारी देना आज के दौर में, खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में, ये आत्मघाती हो सकता है। अब कुछ छिपता नहीं है। सही बात है। कहानी और हकीकत के बीच का जो फर्क है वो बहुत तेजी से सामने आ जाता है और जंगल की आग की तरह फैलता है। एक गलत कदम, एक झूठा दावा और सालों की बनी बनाई इज्जत, वो ब्रांड की रेपुटेशन मिट्टी में मिल सकती है। जैसा मैंने कहा, भरोसा बहुत नाजुक होता है, कांच की तरह समझ लीजिए। वाकई। और एक बार टूट जाए तो शायद पहले जैसा कभी नहीं जुड़ता। तो ये एक तरह की सीधी चेतावनी है उन सभी के लिए जो ब्रांड बना रहे हैं या मार्केटिंग में है। बिल्कुल। और ये चेतावनी सिर्फ झूठ बोलने से बचने देखी सीमित नहीं है। असली सवाल तो ये है कि ब्रांड्स हर दिन अपने हर काम से एक्टिवली, सक्रिय रूप से अपनी कहानी को कैसे साबित कर सकते हैं। वो कौन से छोटे बड़े कदम उठाते हैं जिनसे उनकी कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में, उनके एक्शंस में दिखे। असलियत और कहानी का ये सच्चा मेल वो असल में कैसा दिखता है प्रैक्टिस में, इस पर लगातार सोचना और काम करना जरूरी है। ये कोई वन टाइम पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक रोज की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कहानी सुनाना काफी नहीं है, कहानी को जीना पड़ता है हर रोज। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कौन से ब्रांड असल में अपनी कहानी जी रहे हैं और कौन सिर्फ सुना रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि कुछ चीजें, कोई विज्ञापन या कोई प्रोडक्ट हम एकदम से क्यों खींच लेता है और बाकियों पर ध्यान ही नहीं जाता? क्या ये सिर्फ उस चीज की क्वालिटी है या फिर कोई कहानी है इसके पीछे, कोई गहरा राज? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सेथ गॉर्डन की एक किताब है, ऑल मार्केटर्स आर लायर्स, मतलब टेल स्टोरीज। उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है फ्रेमिंग और विश्व दृष्टि। हाँ, और इसका जो मूल विचार है ना, वो कमाल का है कि कामयाब मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की सोच बदल दें। नहीं, बल्कि ये कि आप उनकी सोच को समझें, जो वो पहले से मानते हैं, उनका विश्व दृष्टि क्या है, और उसके हिसाब से कहानी बुने। तो आज हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। एक तो ये विश्व दृष्टि, मतलब वर्ल्ड व्यू, किसी के पहले से बने हुए मूल्य, विश्वास वगैरह, और दूसरा फ्रेमिंग, यानी कहानी को उस विश्व दृष्टि से जोड़ने का तरीका, है ना? बिल्कुल। तो पहले ये विश्व दृष्टि को ही पकड़ते हैं, ये है क्या आखिर? हाँ, बताइए जरा। देखिए, ये वो चश्मा है जिससे कोई भी इंसान दुनिया को देखता है। उसके अपने तजुर्बे, उसकी संस्कृति, उसके निजी मूल्य, इन सब से बुना हुआ एक जाल है ये। और इसे बदलना शायद नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन। गॉर्डियन तो यही कहते हैं। और जो स्मार्ट मार्केटर होते हैं ना, वो कोशिश भी नहीं करते इसे बदलने की। वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो एक खास ऑडियंस को पहचानते हैं, समझते हैं कि उनकी विश्व दृष्टि क्या है, और फिर एक कहानी बनाते हैं जो उसमें एकदम फिट बैठ जाए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई वीगन है, तो उसकी विश्व दृष्टि में जानवरों का कल्याण, क्रूरता मुक्त चीजें, ये सब जरूरी होगा। बिल्कुल। तो वो ऐसी कहानी सुनने को तैयार होगा जिसमें प्रोडक्ट की नैतिक सोर्सिंग की बात हो, वो उससे कनेक्ट करेगा। और वहीं दूसरी तरफ कोई लग्जरी कार खरीदने वाला है, उसके लिए शायद रुतबा, परफॉर्मेंस, है ना, ये सब ज्यादा मायने रखता होगा। हाँ, तो वो कारीगरी और प्रतिष्ठा वाली कहानी से जुड़ेगा। विश्व दृष्टि ही तय करती है कि कौन सी कहानी काम करेगी। अच्छा, तो यहीं पर फिर फ्रेमिंग का रोल आता है, मतलब कहानी को सही चश्मे से पेश करना। एग्जैक्टली। हाँ, फ्रेमिंग वही टूल है, कहानी को एक खास संदर्भ देना, एक एंगल देना, ताकि वो उस टारगेटेड विश्व दृष्टि के लिए एकदम सही लगे, प्रासंगिक हो जाए। जैसे गॉर्डन का वो टोयोटा प्रियस और हमर वाला उदाहरण। अरे हाँ, वो तो कमाल का है। हाँ, उसे देखिए। प्रियस सिर्फ एक कार नहीं थी, उसकी कहानी को फ्रेम किया गया था जैसे पर्यावरण की जिम्मेदारी, भविष्य के लिए एक स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। वो सीधे उन लोगों से जुड़ी जो पर्यावरण को लेकर जागरूक थे, उनके लिए कार उनके मूल्यों का प्रतीक बन गई। हाँ। और दूसरी तरफ हमर, उसकी कहानी थी ताकत, मजबूती, आजादी, बिल्कुल अलग तरह की। बिल्कुल अलग दर्शक वर्ग के लिए। हाँ, जो शायद व्यक्तिवाद, एक तरह की अदम्य क्षमता को महत्व देते थे। तो दोनों ही मामलों में मार्केटर ने लोगों के विश्वास बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट दिए जो उनके पहले से मौजूद विश्वासों का एक मजबूत प्रतीक बन गए।
ये तो वाकई बहुत दिलचस्प बात है। मतलब कामयाबी का जो राज है वो उत्पाद से भी ज्यादा कहानी में छिपा है। और उस कहानी में जो लोगों की मौजूदा सोच से मेल खाती हो। हाँ, इस अध्याय का सार लिए आप कह सकते हैं, मार्केटर्स को सबसे पहले अपने दर्शकों के मन को समझना होगा, उनकी विश्व दृष्टि को। लोगों की सोच बदलने की कोशिश करना बेकार है। हाँ, मतलब गोर्डन के हिसाब से तो ये वक्त और पैसे की बर्बादी है। बेहतर है कि आप खास विश्व दृष्टि वाले छोटे नीश दर्शकों को पहचानें, उन पर फोकस करें और उनके लिए कहानी तैयार करें। बिल्कुल, तब कहानी ज्यादा असरदार होगी, उनके मतलब की होगी। और वो झूठ वाली बात जो टाइटल में है, ऑल मार्केटर्स आर लायर्स, उसका क्या मतलब है फिर यहाँ? धोखा देना? नहीं, धोखा देना नहीं। यहां झूठ का मतलब है वो कहानी जो आप सुनाते हैं, वो कहानी जो सच ना होते हुए भी सुनने वाले के लिए सच बन जाती है, क्योंकि वो उसकी विश्व दृष्टि से मेल खाती है। ये एक जानबूझकर चुना गया रास्ता है, एक रणनीतिक चुनाव, जिसमें आप ऐसी कहानी कहते हैं जो लोगों के मौजूदा विश्वासों को और पक्का कर दे। अच्छा, तो ये बिक्री की कोशिश नहीं लगती फिर? नहीं, ये लोगों को अपनी ही पहचान का एक सबूत, एक वैलिडेशन जैसा महसूस होता है। और यही तरीका है जो आज के शोर शराबे में आपको अलग दिखाता है, वफादार ग्राहक बनाता है। तो मतलब ये हुआ कि किसी प्रोडक्ट की सफलता जो है वो अक्सर उसकी क्वालिटी से ज्यादा कहानी की क्वालिटी पर निर्भर करती है। और इस बात पर कि वो कहानी ग्राहक की दुनिया देखने के नजरिए, उसकी विश्व दृष्टि में कितनी सही बैठती है। यकीनन ये समझना कि लोग दुनिया को कैसे देखते हैं और फिर उसी समझ के हिसाब से बात करना, ये तो बहुत शक्तिशाली है। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। और ये सिर्फ मार्केटिंग की बात नहीं है, ये तो संवाद के हर रूप में सच है। हाँ, ये बात तो है। ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि अगर कहानियां हमारे मौजूदा विश्वासों को सही ठहरा कर ही कामयाब होते हैं, तो फिर ये मार्केटिंग से अलग हम बाकी जानकारी को कैसे देखते हैं, कैसे अपनाते हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। मार्केटिंग में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, ये तो एक तरह से गारंटी है कि आपकी कहानी ना वो बेदम हो जाएगी। आज हम इसी सीवीसी बात पर चर्चा करेंगे। क्यों अलग अलग ग्राहक दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, और क्यों एक कहानी सबके लिए हो ही नहीं सकती। खासकर अगर आप भारत में एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं, तो आज का मकसद साफ है, ये समझना कि एक खास समूह के लिए कहानी गढ़ना क्यों जरूरी है उनके नजरिए से। असल में यही शायद सफलता का रास्ता है। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हर ग्राहक का अपना एक नजरिया होता है, एक वर्ल्ड व्यू जिसे कहते हैं। उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, उम्मीदें, डर, सब कुछ। और मजे की बात यह है कि ये नजरिए अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाते, टकराते हैं। तो ऐसी कहानी बनाना जो सबको भा जाए, वो तो मतलब पानी और तेल मिलाने जैसा है, नामुमकिन। और ऐसी कोशिश में ना कहानी का सारा असर ही खत्म हो जाता है। ये बहुत अहम बात है। यहाँ काम लोगों की सोच बदलना नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही मुश्किल काम है। काम ये है कि उन लोगों को पहचाना जाए जिनका नजरिया, जिनकी सोच पहले से आपसे मिलती हो, और फिर उनके लिए, सिर्फ उनके लिए एक कहानी गढ़ी जाए। ऐसी कहानी जो सीधे उनके दिल को छुए, उनकी उम्मीदों से, उनके डर से जुड़े। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसा करते हुए ना आप जानबूझकर उन लोगों को अलग कर रहे हैं जो वैसा नहीं सोचते। हाँ, ये शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर ये जरूरी भी है और फायदेमंद भी। लेकिन एक्सपर्ट, क्या ये छोटे व्यवसायों के लिए थोड़ा रिस्की नहीं लगता? जहां हर ग्राहक कीमती है, वहां किसी को नजरअंदाज करने का फैसला लेना मुश्किल हो सकता। देखिए, जोखिम इसमें ज्यादा है कि आप इतने सामान्य हो जाएं कि कोई आपको नोटिस ही ना करे। आज का बाजार देखिए, कितना शोर है, हर कोई ध्यान खींचने की कोशिश में लगा है। ऐसे में एक फीकी सी सबके लिए बनी कहानी तो खो ही जाएगी ना। जब आप विशिष्टता अपनाते हैं, एक खास नजरिए को आवाज देते हैं, तभी आपका ब्रांड अलग दिखता है, तभी विश्वास बनता है। ये खेल गहराई बनाने का है, फैलाव का नहीं। और असली चुनौती सिर्फ नजरिया ढूंढना नहीं है, बल्कि उस पर टिके रहना है पूरी ईमानदारी से, भले कुछ लोग सहमत ना हो। यहीं पर ज्यादातर व्यवसाय चूक जाते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे अमेरिका में वॉलमार्ट को ले लीजिए। उनकी पूरी कहानी किस पर टिकी है? कीमत, सुविधा और बचत, है ना? ये कहानी सीधे उन लोगों से बात करती है जिनके लिए पैसा बचाना सबसे जरूरी है। उनका वर्ल्ड व्यू वही है। अब बिल्कुल इसके उलट होल फूड्स को देखिए। उनकी कहानी है सेहत, ऑर्गेनिक चीजें, अच्छी क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी।
ये उन लोगों के लिए है जो बेहतर खाने के लिए नैतिक सोर्सिंग के लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं। उनका वर्ल्ड व्यू बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे सोचिए ना, ये दोनों स्टोर एक ही कहानी कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके ग्राहक सचमुच दो अलग अलग दुनियाओं में जीते हैं। उनके मूल्य अलग है। सोचिए, अगर कोई चाय वाला प्रीमियम कॉफी पीने वालों और नुक्कड़ पर कटिंग चाय पीने वालों दोनों को एक ही ऐड से लुभाने की कोशिश करे, कितना अजीब लगेगा, है ना? सही बात है। और यही चीज भारत में भी दिखती है। डीमार्ट को देख लीजिए ना। डीमार्ट की कहानी काफी हद तक वॉलमार्ट जैसी है। फोकस है रोजाना कम कीमत पर, मतलब वैल्यू पर। ये उन करोड़ों भारतीय परिवारों को टारगेट करता है जो अपने बजट का बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक इंडिया जैसे ब्रांड्स हैं। उनकी कहानी स्वास्थ्य और जैविक जीवन शैली के इर्द गिर्द घूमती है, होल फूड्स की तरह। ये उन ग्राहकों के लिए है जिनका वर्ल्ड व्यू सेहत और प्राकृतिक उत्पादों पर टिका है। तो सिद्धांत वही है, बस बाजार अलग है, किरदार अलग है। ये साफ दिखाता है कि वर्ल्ड व्यू का ये जो टकराव है, यह हर जगह है, और स्मार्ट मार्केटर इसे पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो ये चुनाव करना, मतलब ये हिम्मत दिखाना कि आप किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं है, ये आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि आज ध्यान खींचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। अनगिनत ब्रांड्स हैं, लगातार जानकारी की बौछार हो रही है हम सब पर। एक सामान्य सा संदेश इस शोर में पूरी तरह दब जाता है, खो जाता है। जब आप एक खास नजरिए को चुनते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते हैं, आप एक पहचान बना रहे होते हैं, एक समुदाय बना रहे होते हैं। ये चीज आपको भीड़ से बिल्कुल अलग करती है और उन खास लोगों के साथ ना एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाती है जो आपकी बात समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई सबके लिए बोलने की कोशिश कर रहा है जो बेकार है, या कुछ खास लोगों के दिलों में उतरने का सार्थक प्रयास कर रहा है? अच्छा, तो मतलब समझ सिर्फ ये नहीं कि आप किससे बात करते हैं, हाँ। बल्कि ये भी है कि आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप बाकी सबसे बात नहीं कर रहे हैं। ये एक हिम्मत वाला चुनाव है वाकई। बिल्कुल। सबसे असरदार कहानियां वो नहीं होती जो सबको ठीक ठाक लगे, बल्कि वो होती हैं जो चुने हुए कुछ लोगों के दिलों में बहुत गहराई तक उतर जाए। जब आपकी कहानी कुछ खास लोगों के मन में गूंजती है ना, उनके नजरिए से जुड़ती है, वही सच्ची सफलता लाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे भीड़ में फुसफुसाने के बजाय सही लोगों से सीधे साफ बात करना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा खास नजरिया है, वो कौन सी दुनिया है जिससे आपका व्यवसाय पूरी सच्चाई से, पूरे जुनून से जुड़ सकता है, और क्या आप में वो कहानी कहने का साहस है, ये जानते हुए भी कि ये कहानी सबके लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हीं खास लोगों के लिए बनी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई चीज क्या है, इससे ज्यादा जरूरी अक्सर ये होता है कि उसे पेश कैसे किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे वाइन की बोतल पर सिर्फ रिजर्व लिख देने से क्या वाकई स्वाद बदल जाता है? या ये सब कहानी कहने का एक तरीका है? बिल्कुल, ये कहानी ही तो मतलब सब कुछ है। आज हम बात कर रहे हैं सेथ गॉर्डन की किताब से निकले कमाल के आइडिया पर। हाँ, कौन सा आइडिया? फ्रेमिंग सुना है? फ्रेमिंग, हाँ, थोड़ा बहुत। मतलब चीज से ज्यादा उसके आसपास की कहानी। एग्जैक्टली, उसका माहौल, उसका संदर्भ, वो ज्यादा मायने रखता है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रेम हमारी सोच को कैसे बदलता है, और कैसे बिल्कुल आम चीजों को भी खास या प्रीमियम बना देता है। देखते हैं मार्केटिंग की ये सुपर पावर काम कैसे करती है। खासकर भारत में जो लोग अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है। जरूर। तो सबसे पहले ये फ्रेमिंग है क्या भला? हाँ, बताइए जरा, आसान भाषा में कहें तो। ये वो चश्मा है जिससे ग्राहक किसी चीज को देखता है। चश्मा मतलब नजरिया? हाँ, एक तरह का नजरिया। ये पहला इंप्रेशन है जो माहौल, नाम, पैकेजिंग, कीमत, इन सब चीजों से बनता है। सही कहा। जैसे वो एक आरामदायक सा कॉफी शॉप होता है ना, लकड़ी की मेजें, धीमी रोशनी। हाँ हाँ, वहां घुसने से पहले ही मन में एक सुकून वाली फीलिंग आती है ना? है ना, बिल्कुल, कि यहाँ आराम से बैठा जा सकता है, बात की जा सकती है। और दूसरी तरफ वो चमचमाता तेज सर्विस वाला चेन कॉफी शॉप। हाँ, वो तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जल्दी कॉफी लो और निकलो। कमाल है, मतलब कॉफी चखने से पहले ही कहानी शुरू हो जाती है। पर ये दिमाग पर असर कैसे डालता है? और मजे की बात यह है कि ये फ्रेम हमारी उम्मीदें तय कर देता है। अच्छा? और फिर हम उसी उम्मीद के चश्मे से हकीकत को देखते हैं। गॉर्डन कहते हैं कि लोग अक्सर वो कहानी खरीदते हैं
जो वे सुनना चाहते हैं, और फ्रेम वही कहानी सुनाता है। अच्छा, तो जब चीज उस फ्रेम से बनी उम्मीद पर खरी उतरती है तो दिमाग मान लेता है। तो दिमाग कहता है हाँ, कहानी सच्ची है। जैसे वो हैंडक्राफ्टेड चीजें होती हैं। बिल्कुल। हो सकता है मशीन से बनी चीज से ज्यादा फर्क ना हो, पर वो कहानी कि किसी ने इसे बड़े प्यार और ध्यान से बनाया है, हाँ, वो बिकती है। तो ये एक तरह का मतलब दिमागी खेल हुआ। क्या ये ग्राहकों को बस ज्यादा पैसे देने के लिए फुसलाना नहीं? ये एक पेचीदा सवाल है। देखिए, चीज तो कहानी कहने का बस एक जरिया है। असली ताकत तो उस फ्रेम में है जो कहानी को मतलब देता है। बात फुसलाने की नहीं, बल्कि उस कहानी से जुड़ने की है जिस पर ग्राहक यकीन करना चाहता है। मतलब अगर कहानी झूठी लगे हाँ, या ग्राहक की सोच से मेल ना खाए, तो फ्रेम टूट जाता है। बिल्कुल। यहीं पे प्रामाणिकता मतलब सच्चाई का सवाल बहुत अहम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। इसके उदाहरण तो बहुत दिखते हैं, जैसे वाइन लेबल पर रिजर्व या एस्टेट लिख देना। हाँ, भारत में भी देखिए ना, सुला वाइन्स, उन्होंने कैसे अपनी वाइन के चारों ओर एक प्रीमियम कहानी बुनी है। हाँ, वो नासिक में उनकी जगह, वो पूरा अनुभव। वही, वो सिर्फ वाइन नहीं बेच रहे, एक अनुभव बेच रहे हैं। या फिर स्टारबक्स तो क्लासिक उदाहरण है। उन्होंने कॉफी को घर और दफ्तर के बीच की तीसरी जगह बना दिए। माहौल, म्यूजिक, वाईफाई, सब कुछ उसी फ्रेम का हिस्सा है। और ये सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही नहीं है। याद है मैक बनाम पीसी वाले विज्ञापन? अरे हाँ, वो तो बहुत चले थे। एप्पल ने खुद को कूल, क्रिएटिव दिखाया और पीसी को बोरिंग। वो कंप्यूटर नहीं, पहचान बेच रहे थे एक तरह से। बिल्कुल। इसी तरह 100% नेचुरल का लेबल, हाँ, आजकल हर चीज पर दिखता है। वो सेहत और क्या कहते हैं, पवित्रता की कहानी कहता है। भले ही पोषण में ज्यादा फर्क हो या ना हो, ये सब ग्राहक के मन की गहराइयों, उनके मूल्यों और पहचान से जुड़ने की कोशिश है असल में। तो फिर आज के जमाने में जहाँ हर चीज के इतने सारे विकल्प हैं, ये जानना क्यों जरूरी है, खासकर एक उभरते हुए मार्केटर के लिए? इसलिए जरूरी है क्योंकि सफल फ्रेमिंग के लिए आपको अपने ग्राहक की सोच, उनकी दुनिया देखने का नजरिया, जिसे वर्ल्ड व्यू कहते हैं, उसे समझना पड़ता है। अच्छा। फ्रेम वही कामयाब होता है जिस कहानी पर लोग पहले से थोड़ा यकीन करना चाहते हो। अगर आपकी कहानी उनकी सोच से मेल खाती है तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक चीज नहीं रह जाता। तो मतलब ये भीड़ से अलग दिखने का तरीका है एक तरह से। बिल्कुल। आज की जो ये गला काट कंपटीशन वाली दुनिया है ना, हाँ, उसमें फ्रेमिंग ही वो जादुई छड़ी है जो किसी आम चीज को खास बनाती है। जादुई छड़ी, वाह। सही फ्रेम एक साधारण वस्तु को एक यादगार अनुभव में बदल सकता है। हाँ, एक मामूली खरीद को स्टाइल स्टेटमेंट में और एक प्रोडक्ट को एक लेजेंड में। क्या बात है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये लोगों की सोच को आकार देने की कला है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हाँ, पूछिए। सोचिए, जब कोई जानबूझकर फ्रेम नहीं बनाता तो उसकी अनुपस्थिति हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करती होगी? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से फ्रेम हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते, पर वो चुपचाप हमारी सोच बदल रहे हैं? सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि हम किन कहानियों पर आंख मूंद कर यकीन करने को तैयार बैठे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी कहानी पर दूसरों को यकीन कैसे दिलाया जाए। हाँ, क्योंकि सिर्फ एक अच्छी कहानी गढ़ लेना ही वो काफी नहीं है। सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। सेथ गोडिन तो यही कहते हैं कि असली मुश्किल तो है उसे विश्वसनीय बनाना। खासकर आज के टाइम में जहां लोग जल्दी मानते नहीं। सही बात है। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। गोडिन के हिसाब से विश्वास बनाने का जो राज है वो है लगातार बने रहना। लगातार बनी रहना। हाँ, और अपनी कहानी को ना हर तरफ से सच साबित करना। आज हम यही देखेंगे कि कैसे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, हाँ, वो सिर्फ कहानी कहती नहीं, वो उसे जीती हैं। और फिर भारत में देखें तो जियो जैसे बिजनेस, वो कैसे अपनी कहानी से लोगों का, छोटे कारोबारियों का भरोसा जीत रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी तह तक चलते हैं। सबसे पहली बात, कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या चाहिए? गॉर्डन इशारा करते हैं कि कहानी लोगों के दिल तक पहुंचनी चाहिए। जो वो पहले से सोचते हैं, चाहते हैं, उससे कहीं ना कहीं जुड़े। हाँ, वो इमोशनल कनेक्शन, वो तो जैसे बुनियाद है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, लोग आजकल सिर्फ ब्रांड ने क्या कहा इस पर आग बंद करके यकीन नहीं करते। हाँ, वो बाहर सबूत ढूंढते हैं। गॉर्डन इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल क्यूज। एक्सटर्नल क्यूज? बाहरी संकेत। हाँ, बाहरी संकेत जो कहानी को मजबूत करते हैं। जैसे एप्पल का ही उदाहरण ले, उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग। अच्छा, हाँ। आप डिब्बा खोलते हैं और वो सादगी, वो डिजाइन, वो कहानी बिना कुछ कहे ही समझ आ जाती है। हाँ, वो अनुभव ही अलग होता है। तो ये बाहरी संकेत सिर्फ पैकेजिंग नहीं हुए,
मतलब इसमें और भी चीजें होंगी, जैसे शायद दूसरों की राय, रिव्यूज, बिल्कुल, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों या हम जैसे आम ग्राहक। निश्चित रूप से रिव्यूज तो बहुत ही अहम है। और साथ ही कीमत भी एक बड़ा संकेत है। कीमत कैसे? देखिए, ज्यादा कीमत अक्सर लग्जरी या प्रीमियम क्वालिटी की तरफ इशारा करती है ना? हाँ, ये तो है। और वहीं कम कीमत, जैसे जियो के प्लान्स की बात करें, वो पहुंच की वैल्यू की कहानी कहती है। अच्छा, हाँ, जियो वाला उदाहरण सही बैठता है यहाँ। और फिर एक और बहुत मजबूत कड़ी है वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, वो तो सबसे पावरफुल है शायद। बिल्कुल, जब एक खुश ग्राहक दूसरे से कहता है, अरे हाँ, इस पर भरोसा कर सकते हो, तुम भी इस्तेमाल करो, इससे बढ़कर गारंटी क्या होगी? सही बात है। पर ये सारे संकेत, ये रिव्यूज, कीमत, वर्ड ऑफ माउथ, इन्हें लगातार मतलब कंसिस्टेंटली दिखाना होगा, है ना? एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि विज्ञापन कुछ कह रहा है और दुकान पर अनुभव कुछ और है। बिल्कुल, विज्ञापन से लेकर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने तक और फिर बाद में ग्राहक सेवा, हर जगह एक ही लय, एक ही कहानी होनी चाहिए। यहीं पर फिर से वो एप्पल वाला उदाहरण याद आता है। एकदम सही पकड़ा। एप्पल सिर्फ कंप्यूटर या फोन नहीं बेच रहा, नहीं, वो बेच रहा है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सादगी। ये एक पूरी कहानी है। उनका वो मिनिमलिस्ट डिजाइन देख लीजिए, स्टोर का शांत सा माहौल, उनके विज्ञापन जो ये नहीं दिखाते कि डिवाइस में क्या है, बल्कि ये कि लोग उससे क्या कर सकते हैं। हाँ, फोकस हमेशा उस पर रहता है। और यहाँ तक कि उनकी कस्टमर सर्विस, सब कुछ उसी एक कहानी को बार बार दोहराता है, उसे और मजबूत करता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है, लेकिन ये जो निरंतरता वाली बात है, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के लिए तो ठीक है, उनके पास रिसोर्स हैं। पर भारत में जो छोटे बिजनेस हैं, उनके लिए ये कितना प्रैक्टिकल है? और जियो की कहानी जो पूरे भारत को जोड़ने की बात करती है, वो इसे कैसे निभा रही है? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, संसाधन शायद एप्पल जितने ना हो, लेकिन कहानी के प्रति ईमानदारी तो हो सकती है ना? हाँ, वो तो है। जियो की सबको जोड़ने वाली कहानी सिर्फ उनके टीवी एड्स में नहीं दिखती। अच्छा, वो उनके सस्ते डेटा प्लान्स में दिखती है, उनके लगातार बढ़ते नेटवर्क कवरेज में दिखती है, वो जो डिजिटल सशक्तिकरण का मैसेज देते रहते हैं उसमें दिखती है। मतलब हर एक्शन में। और यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी छोटे व्यवसायों में भरोसा पैदा करती है, खासकर वो बिजनेस जो अपनी ग्रोथ के लिए कनेक्टिविटी पर टिके हैं। सही। जब कोई ब्रांड जो कहता है वही करता दिखता है बार बार, तो लोगों को यकीन होने लगता है। बात संसाधनों की उतनी नहीं जितनी नियत और अमल की है। तो मतलब निचोड़ ये है कि सिर्फ कहानी कहो मत, कहानी बन जाओ। हाँ, कहानी बन जाओ। ग्राहक का आपके ब्रांड के साथ हर सामना, हर अनुभव, वो उसी कहानी का एक और सबूत होना चाहिए। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि विश्वास बनाने की असली कुंजी इसी निरंतरता में छिपी है। हर बातचीत, हर प्रोडक्ट का फीचर, हर सर्विस इंटरैक्शन आपकी कहानी का प्रमाण बनना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या आपका हर कदम आपकी कहानी को सच साबित कर रहा है? क्योंकि जहां ये कंसिस्टेंसी टूटती है, बस वहीं भरोसे की दीवार में पहली दरार आ जाती है। कहते हैं कि हर कामयाब मार्केटिंग के पीछे एक कहानी होती है, पर हर कहानी एक जैसी तो नहीं होती, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। कहाँ एक दिलचस्प कहानी खत्म होती है और कहाँ एक नुकसान पहुंचाने वाला झूठ शुरू होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सही। आज हम सेथ गोर्डन के नजरिए से इसी बारीक फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। उनके फिब्स, मतलब वो छोटी कहानियां या शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, और फ्रॉड्स, यानी जो सीधे सीधे धोखे होते हैं। हाँ, उनके बीच का अंतर। क्योंकि नैतिक मार्केटिंग के लिए ये समझना मुझे लगता है बेहद जरूरी है। बिल्कुल। आज इसी पर बात करते हैं कि कब कहानी एक ब्रांड को बनाती है और कब उसे तोड़ सकती है। यह असल में भरोसे का सवाल है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि गोर्डन के हिसाब से ये फिब आखिर है क्या चीज? क्या ये बस तारीफों के पुल बांधना है? उससे थोड़ा ज्यादा है। गोर्डन कहते हैं कि फिब एक ऐसी कहानी है जो शायद हर डिटेल में फैक्ट के हिसाब से सच ना हो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो एक बड़ी ज्यादा कनेक्ट करने वाली सच्चाई बताती है। एक ऐसी सच्चाई जो सुनने वाले की सोच, उसके वर्ल्ड व्यू से मेल खाती है। ये बेसिकली भावना या उम्मीद या अनुभव के बारे में ज्यादा है, ना कि सिर्फ तकनीकी डिटेल्स के बारे में। और सबसे जरूरी बात, ये प्रोडक्ट की जो असलियत है ना, उसको झुठलाती नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे कोई कॉफी शॉप दावा करे शहर की बेस्ट कॉफी,
हो सकता है कोई ब्लाइंड टेस्ट में वो ना जीते, पर उनका माहौल, उनकी सर्विस, वो पूरा जो वाइब है। बिल्कुल, वो अनुभव ग्राहक को बेस्ट महसूस कराता है और ग्राहक भी क्या कहते हैं उस कहानी का हिस्सा बनना चाहता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे कोई महंगा हैंडबैग ले लीजिए, वो सिर्फ लेदर का टुकड़ा नहीं है, लोग उसे उस कहानी के लिए खरीदते हैं, विलासिता, स्टेटस। या जैसे भारत में आप हिमालय को देखिए। हाँ, हिमालय। वो सिर्फ क्रीम या शैम्पू नहीं बेच रहे, वो नेचुरल केयर, वेलनेस, आयुर्वेद की अच्छाई, ये कहानी बुनते हैं। और ये कहानी लोगों की जो सेहतमंद रहने की इच्छा है ना, उससे सीधे जुड़ती है। ये उस प्रोडक्ट के अनुभव को मतलब बेहतर बनाती है। समझ गया। तो फिब एक तरह से ग्राहक की इच्छा और प्रोडक्ट के बीच का पुल है। हाँ जैसे वो लग्जरी कार का विज्ञापन, खाली पहाड़ी सड़क, सूरज डूब रहा है। हाँ। असल में तो गाड़ी रोज ट्रैफिक में ही फंसेगी, पर वो ऐड क्या बेच रहा है? वो आजादी, वो कामयाबी, वो भाग जाने का एहसास। बिल्कुल सही। फिब उसी भावनात्मक सच को छूती है, पर यहीं वो पतली सी लाइन है। हाँ, अगर वो पार हो जाए तो कहानी फ्रॉड बन जाती है। हाँ। और फ्रॉड क्या है? ये फिब से एकदम अलग कैसे है? फ्रॉड मतलब जानबूझकर दिया गया धोखा, एक ऐसा झूठ जो सिर्फ इसलिए बोला गया है ताकि ग्राहक गुमराह हो जाए और कुछ ऐसा खरीद ले जो अगर उसे सच पता होता तो वो कभी नहीं खरीदता। अच्छा। इसमें अक्सर कोई स्पेसिफिक मापने लायक दावा होता है जो साफ तौर पे गलत है। ये कहानी को सिर्फ रंग नहीं देता, ये तो सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ देता है। मतलब जैसे कोई वेट लॉस चाय बेचने वाली कंपनी कहेगी 1 हफ्ते में 5 किलो वजन कम करें, जबकि ये मुमकिन ही ना हो। बिल्कुल, ये एक स्पेसिफिक मेजरेबल दावा है जो झूठा है। इसका मकसद सिर्फ बेचना है, चाहे ग्राहक को असलियत पता चले बाद में। या उससे भी बुरा सोचिए, कोई फार्मा कंपनी है, वो दवा के खतरनाक साइड इफेक्ट्स छुपाने के लिए लैब रिपोर्ट्स बदल दे। ये सिर्फ अनैतिक नहीं है, ये तो खतरनाक है। ये भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हाँ, ये तो बहुत सीरियस बात है। फिब जहां अनुभव को बेहतर बना सकती है, फ्रॉड सच्चाई को छिपाकर नुकसान पहुंचाता है, सीधा सीधा धोखा। तो फिर ये अंतर समझना इतना जरूरी क्यों है? मार्केटिंग में कहानियां तो चलती हैं। नहीं, यहीं पर गोर्डन का सबसे बड़ा पॉइंट है। ये जो लाइन है ना, यही नैतिक और अनैतिक मार्केटिंग को अलग करती है। विश्वास, ट्रस्ट किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी दौलत होती है। सही कहा। फिब्स अगर सही तरीके से इस्तेमाल हों तो वो ब्रांड के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। वो प्रोडक्ट्स को सिर्फ चीजों से बढ़कर कुछ मतलब देते हैं। ये ब्रांड लॉयल्टी की वजह बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि ग्राहक उस कहानी से जुड़ता है, वो उस पर यकीन करना चाहता है। और इसके ठीक उलट, इसके उलट एक फ्रॉड अगर पकड़ा गया तो वो ब्रांड को तबाह कर सकता है। एक बार भरोसा टूटा, खासकर जब पता चले कि जानबूझकर झूठ बोला गया था, तो उसे वापस जीतना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। साख बनाने में सालों लगते हैं, पर टूटने में एक पल। बिल्कुल। तो मतलब मार्केटर्स के लिए संदेश साफ है, कहानीकार बनो, जरूर बनो, पर ईमानदार कहानीकार। हाँ, ऐसी कहानियां कहो जो लोगों की भावनाओं से, उनके नजरिए से मेल खाती हों। प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाएं, लेकिन बिना किसी धोखे के। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या कभी-कभी एक अच्छी फिब जो हमारी उम्मीदों, हमारे सपनों को छूती है, वो किसी सूखे फैक्ट बेस्ड दावे से ज्यादा उस चीज की आकांक्षात्मक कीमत के बारे में ज्यादा ईमानदारी नहीं बता सकती? ये दिलचस्प नुक्ता है। सोचिए जरा, हम रोज की जिंदगी में कितनी ऐसी कहानियों से घिरे रहते हैं जिन पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते। सेथ गोर्डन की किताब है ऑल मार्केटर्स आर लायर्स, टेल स्टोरीज। उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, वो बड़ी कहानी वाला, जिससे वो द बिग लाई कहते हैं। बिल्कुल। अभी नाम सुनकर थोड़ा लगता है कि भाई झूठ बोलने की बात हो रही है। ना नहीं, वैसा नहीं। मतलब गोर्डन का पॉइंट ये नहीं है कि सीधे सीधे धोखा दो। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या? वो इशारा कर रहे हैं उन कहानियों की तरफ जो थोड़ी साहसिक हों, सीधी सरल हों और सीधे दिल को लगें। हाँ, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि अक्सर ऐसी कहानियां जिनमें शायद हर छोटा सच ना भी हो, ज्यादा असर करती हैं उन जटिल बारीकियों वाली बातों से ज्यादा। सही बात है, क्योंकि वो ध्यान खींचती हैं, लोगों को जोड़ती हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये इस बात पर आधारित है कि आज इतनी सारी जानकारी है चारों तरफ, है ना? हाँ, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जिसे कहते हैं। तो ऐसे में लोग अक्सर बस एक कहानी ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, कोई ऐसी कहानी जो उन्हें बस अच्छा महसूस करा दे, या शायद किसी मुश्किल फैसले को आसान बना दें।
हाँ, या फिर जो उनकी सोच से मेल खाती हो उसे पक्का कर दे। बिल्कुल, और यही चाबी है। देखिए, उपभोक्ता हमेशा एकदम 100% सच्चाई नहीं ढूंढ रहे होते। अच्छा, वो एक ऐसी कहानी चाहते हैं जो उनके अपने नजरिए, उनके वर्ल्ड व्यू से मैच करे। तो ये बड़ी कहानी एक तरह का मेंटल शॉर्टकट हुई। हाँ, कह सकते हैं, जिससे फैसला लेना आसान लगे, कॉन्फिडेंट महसूस हो। और यहाँ पर भावनाएं, मतलब इमोशंस, वो लॉजिक पर भारी पड़ जाती हैं। हाँ, ये तो है। जो सबसे कामयाब मार्केटिंग कहानियां होती हैं, वो तर्क से नहीं, भावनाओं से बात करती हैं। जैसे बदलाव का वादा, अपनेपन का एहसास। या एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। बिल्कुल, ये सीधे दिल पे असर करती हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण तो मुझे लगता है राजनीतिक अभियानों में दिखता है। ओ हाँ, बिल्कुल। कितने सरल, कितने पावरफुल नारे होते हैं और कहानियां जो गढ़ी जाती हैं वो लोगों में कैसी मजबूत भावनाएं जगाती हैं। और एक पहचान बनाती हैं, एक हम वाली फीलिंग। हाँ, और मुद्दों को बहुत ही सरल तरीके से पेश करती हैं। अक्सर जटिल पॉलिसी वगैरह पीछे रह जाती है। सही कहा। और सिर्फ राजनीति क्यों, बड़े ब्रांड्स को देखिए। नाइकी, दिमाग में सबसे पहले वही आता है। हाँ, नाइकी सिर्फ जूते थोड़ी बेच रहा है। नहीं, वो तो एक जज्बा बेच रहे हैं, वीरता, हिम्मत। हाँ, मानवीय भावना की कहानी। और उनका वो नारा, जस्ट डू इट। कितना सरल पर कितना असरदार। वही, वो सिर्फ टैगलाइन नहीं है, वो पूरी कहानी है जो लोगों को उकसाती है कि तुम भी कर सकते हो। और ये सिर्फ वेस्टर्न ब्रांड्स की बात नहीं है ना, ये सिद्धांत तो हर जगह चलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये यूनिवर्सल है। नाइकी जैसा इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश सफल भारतीय ब्रांड्स भी करते हैं। जैसे अमूल, उनके विज्ञापन। हाँ, अमूल के विज्ञापन याद कीजिए, कितने अपने से लगते हैं। वो सादगी, परिवार, अपनेपन की कहानी कहते हैं। सही बात है। और वो इतने कामयाब इसीलिए हैं क्योंकि वो सीधे लोगों के दिल से, उनकी पहले से बनी सोच और भावनाओं से जुड़ते हैं। वो कहानी उनकी अपनी लगती है। तो फिर जो हमारे मार्केटर्स हैं या जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है कि अपनी कहानी को सरल रखो, यादगार बनाओ। हाँ, सरलता और यादगार होना ये तो बहुत जरूरी है। पर यहाँ एक पेच है, एक चेतावनी समझ लीजिए। अच्छा, वो क्या? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी मनगढ़ंत बोल दें या धोखा दें, ये नहीं। मतलब प्रामाणिकता जरूरी है। हाँ, गोडिन भी यही कहते हैं, जो सबसे असरदार बड़ी कहानियां हैं वो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की किसी न किसी असली सच्चाई पर टिकी होती हैं। ठीक है। आप उस सच्चाई को उभार सकते हैं, उसे सरल बना सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बड़ा चढ़ाकर भी कहें, पर जड़ जो है वो सच्चाई में होनी चाहिए। और कहानी ऐसी हो जिसे आप निभा सकें। बिल्कुल, जिस वादे पर आप टिके रह सकें, वरना ये चलेगा नहीं। और आज के समय में ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सोचिए जरा, कितना शोर है चारों तरफ। हाँ, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, विज्ञापन, सोशल मीडिया, खबरें। इस शोर में अपनी बात सुनाने के लिए एक ऐसी कहानी कहना जो सीधी हो, जिसमें दम हो और जो लोगों की भावनाओं को छू जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी स्किल है आज। तो फिर ये सवाल मन में रह जाता है कि आज के इस कान फाड़ने वाले शोर में वो कौन सी कहानी है जो वाकई किसी का ध्यान खींच सकती है, जो लोगों के दिमाग में बस जाए, शायद दिल में भी उतर जाए। आखिर वो क्या चीज है जो एक आम सी बात को एक यादगार कहानी बना देती है? अरे, आज हम मार्केटिंग की दुनिया की एक बड़ी दिलचस्प परत खोल रहे हैं। हाँ, हम सेथ गोडिन के कुछ विचारों को देख रहे हैं, खासकर उनका वो बिग फिब वाला आइडिया, मतलब गढ़ी हुई कहानी। अच्छा, हाँ, बिग फिब। ये सिर्फ उत्पाद बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन कहानियों के बारे में है जिन पर हम यकीन करना चाहते हैं। बिल्कुल। गोडिन का तर्क है कि कामयाब मार्केटिंग अक्सर एक ऐसी कहानी गढ़ने के बारे में होती है जिसे ग्राहक सुनना चाहे और मानना भी चाहें। हाँ, ये कोरा झूठ नहीं होता, मतलब ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, स्वीकार्य सच है जो उत्पाद की असलियत और ग्राहक की इच्छा के बीच एक पुल बनाता है। हाँ, मतलब ये समझना कि लोग असल में खरीदते क्या हैं, चीज या फिर उस चीज से जुड़ा एहसास। सही। चलिए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि ग्राहक उत्पाद उसकी उपयोगिता के लिए नहीं खरीदते। हाँ, बल्कि उससे जुड़ी कहानी, पहचान, उसके लिए। तो यही बिग फिब या गढ़ी हुई कहानी का सार है। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी उत्पाद के फायदे को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताती है, लेकिन ऐसे के ग्राहक उससे मानना चाहें। अच्छा, ये उन्हें अपनी पसंद को सही ठहराने में भी मदद करती है। जैसे वाइन की बॉटल, बुनियादी तौर पर तो वो अंगूर का रस ही है, फर्मेंटेड। हाँ, है तो वही, लेकिन कहानी क्या है? कहानी
वो विंटेज, खास इलाका, स्वाद की बारीकियां, ये सब पीने वाले को एक अलग ही एहसास देती हैं, है ना? विशेषज्ञ जैसा, परिष्कृत। एकदम सही कहा। और जब बाजार में एक जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हो तो ग्राहक अक्सर उसे ही चुनता है जिसकी कहानी बेहतर लगे। और यही कहानी फिर उस प्रीमियम कीमत का आधार बन जाती है जो लोग खुशी खुशी देते हैं। हाँ, ये प्रीमियम कीमत वाली बात बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ वाइन पर ही तो लागू नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे महंगे लग्जरी हैंडबैग्स, वो कौन सामान रखने के लिए खरीदता है? सही बात है। वहाँ कहानी कारीगरी की है, एक्सक्लूसिविटी की है और स्टेटस की है। ग्राहक सिर्फ एक बैग नहीं खरीद रहा होता, वो एक लाइफस्टाइल, एक विरासत का एहसास और डिजाइन की समझ, वो सब खरीद रहा होता है। और उसका जो महसूस किया जाने वाला मूल्य है वो असल लागत से कहीं ज्यादा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। और आजकल ये जो ऑर्गेनिक फूड का इतना चलन है जी, वहाँ क्या कहानी बिख रही है? वहाँ कहानी है स्वास्थ्य की, पर्यावरण की देखभाल की, शुद्धता की। अच्छा, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं खरीद रहा, वो एक विश्वास प्रणाली खरीद रहा है। एक जिम्मेदार उपभोक्ता होने का वो जो एहसास है ना, वो खरीद रहा है। इसी तरह ये महंगे कॉफी शॉप्स, स्टारबक्स वगैरह, हाँ, वहाँ भी सिर्फ कॉफी की क्वालिटी की तो बात नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वहाँ अनुभव बिकता है, घर और काम से अलग एक तीसरी जगह होने की कहानी। तीसरी जगह, हाँ। रचनात्मकता की, कम्युनिटी की और खुद को थोड़ा खास महसूस कराने की। लोग वहाँ का माहौल खरीद रहे हैं, एक बेहतर कॉफी पीने वाले की पहचान खरीद रहे हैं, सिर्फ कैफीन नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ हवा में बातें बनाना नहीं है? क्या मार्केटर बस कहानियां सुना रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए यहीं पर गोर्डन एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। क्या? कि ये कड़ी हुई कहानी हवा हवाई नहीं हो सकती। इसे उत्पाद की किसी असली प्रामाणिक सच्चाई पर आधारित होना ही चाहिए। अच्छा, कहानी और असलियत में मेल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कहानी और उत्पाद का प्रदर्शन वो एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। अगर कहानी क्वालिटी की है तो उत्पाद भी वैसा ही दमदार होना चाहिए, वरना ये सिर्फ धोखा बनकर रह जाएगा और वो टिकता नहीं। लक्ष्य ये हुआ कि उत्पाद की जो असलियत है उसको कहानी के जरिए उभारा जाए, ना कि ऐसी कहानी घड़ी जाए जिसे उत्पाद सपोर्ट ही ना कर सके। एकदम सही। और इस विचार को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मार्केटिंग के मनोविज्ञान की जड़ में है। हाँ। इंसान तार्किक होने से ज्यादा कहानी कहने और सुनने वाले प्राणी हैं। हम सब कहानियां पसंद करते हैं। हाँ, ये तो है। और हम वो चीजें खरीदते हैं जो हमें खुद के बारे में अपनी पसंदीदा कहानी बताने में मदद करती हैं। तो इन घड़ी हुई कहानियों को अगर सही ढंग से समझा जाए और इस्तेमाल किया जाए तो ये ब्रांड लॉयल्टी बना सकती हैं और उत्पाद के असल काम से कहीं ज्यादा वैल्यू भी। हाँ बिल्कुल। और ये व्यवसायों के लिए एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि जब ग्राहक सिर्फ उत्पाद नहीं खरीद रहे बल्कि एक कहानी और उस कहानी में अपनी भूमिका खरीद रहे हैं, तो फिर कोई बिजनेस अपने असली मूल्य को कैसे परिभाषित करे? सोचने वाली बात है ना। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से इतनी जानकारी, इतने विज्ञापन आ रहे हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल। और मार्केटिंग गुरु सेथ गोर्डन यही कहते हैं कि वो जो पुराने तरीके के विज्ञापन है वो अब उतने कारगर नहीं रहे। तो फिर सवाल उठता है कि काम क्या करता है? गोर्डन एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखते हैं, उल्लेखनीय कहानियां। उल्लेखनीय कहानियां? हाँ, ऐसी कहानियां जो इतनी अनोखी हों या इतनी आकर्षक कि लोग खुद ब खुद उन्हें दूसरों को बताना चाहें। असल में यही है वर्ड ऑफ माउथ की ताकत। अच्छा, सिर्फ एक बढ़िया प्रोडक्ट या सर्विस बना देना ही काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, उसके आसपास एक ऐसी कहानी बुननी होगी जिसके बारे में लोग बात करना चाहें, रुके नहीं। हाँ, और यहीं पर गोर्डन एक और जरूरी बात पर जोर देते हैं। ये जो फिब्स हैं, छोटी मोटी मनगढ़ंत बातें और सीधी धोखाधड़ी के बीच का फर्क। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फिब से गोर्डन का मतलब कोई सफेद झूठ बोलना नहीं है। नहीं, तो फिर क्या है? ये है किसी कहानी को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए या यादगार बनाने के लिए थोड़ी रचनात्मकता का इस्तेमाल करना। अच्छा, जैसे कहानी को थोड़ा सजाना। हाँ बिल्कुल, वो छोटी मोटी बातें हैं जो कहानी को बेहतर बनाती हैं, पर जो उत्पाद या सेवा का जो मूल वादा है उसे नहीं बदलती। ये बस ग्राहक की इच्छाओं से या वो दुनिया को कैसे देखते हैं उससे जुड़ने का एक तरीका है। तो ये एक तरह से कहानी को थोड़ा मसालेदार बनाना हुआ ताकि सुनने वाले को अच्छी लगे और वो उसे आगे भी बताए। पर इसकी कोई सीमा भी तो होगी।
मतलब कब ये रचनात्मकता खतरनाक झूठ बन जाती है? बिल्कुल, और वहीं पर धोखाधड़ी की बात आती है। हाँ, धोखाधड़ी तब होती है जब कहानी जानबूझकर गुमराह करे, झूठे वादे करे या उत्पाद या सेवा के बारे में ऐसी बातें कहे जो सच हैं ही नहीं। और अगर ग्राहक को पता चल गया कि भाई धोखा हुआ है, तो बस भरोसा पूरी तरह खत्म। और एक बार भरोसा टूटा तो उसे वापस बनाना लगभग नामुमकिन है। गॉर्डन साफ कहते हैं, रचनात्मकता ठीक है, पर ईमानदारी सबसे ऊपर है। आपकी कहानी सच्ची होनी चाहिए, बेस उसका सच होना चाहिए, भले ही आप उसे पेश करने का तरीका थोड़ा रचनात्मक रखें। ये भी बहुत बहुत अहम बात है, क्योंकि एक बार भरोसा गया तो वो उल्लेखनीय कहानी भी नेगेटिव तरीके से फैल सकती है और उतनी ही तेजी से। सही कहा। तो कोई अच्छा सा उदाहरण है किसी सच्ची उल्लेखनीय कहानी का? हाँ, टॉम्स शूज, वो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अरे हाँ, टॉम्स, उनका वो एक खरीदें एक दान करें मॉडल। हाँ, बाय वन गिव वन। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली और उल्लेखनीय कहानी है। हाँ, और कहानी बहुत सीधी भी है, असरदार है। आप एक जोड़ी जूते खरीदते हैं और कंपनी आपकी तरफ से एक जरूरतमंद बच्चे को जूते देती है। कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल, और यही इसकी खूबी है। ये कहानी सीधी ग्राहकों के मूल्यों से जुड़ती है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ कुछ खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि दुनिया में कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। सही बात है। और इसी वजह से ग्राहक सिर्फ जूते खरीदने के लिए प्रेरित नहीं हुए, बल्कि इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार, सोशल नेटवर्क पर शेयर करने के लिए भी आ गया है। लोग बताना चाहते थे कि मैंने ये खरीदा और देखो इसका ये असर हुआ। उन्हें अच्छा महसूस होता था ये करके। और यही है वो उल्लेखनीयता जिसकी बात गॉर्डन करते हैं, है ना? टॉम्स ने कोई बहुत बड़ा महंगा विज्ञापन अभियान नहीं चलाया। नहीं, उनकी कहानी ही उनका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल बन गई। लोग खुद ही उनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए एक तरह से। सही कहा। ये दिखाता है कि आज के जमाने में वर्ड ऑफ माउथ कितना ताकतवर है। जब लोग विज्ञापनों पर, खासकर पारंपरिक विज्ञापनों पर, कम भरोसा करते हैं, हाँ, तब किसी दोस्त या जानने वाले से सुनी गई एक सच्ची, असरदार कहानी ज्यादा मायने रखती है। मार्केटिंग अब सिर्फ ये बताना नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। तो क्या है? ये एक ऐसी कहानी बताने के बारे में है जो लोगों को इतनी पसंद आए कि वो खुद उसे आगे फैलाएं। कहानी ही एक तरह से उत्पाद बन जाती है। तो मार्केटर्स के लिए यहाँ सबक साफ है। उन्हें ऐसी कहानियां गढ़ने पर ध्यान देना चाहिए जो वाकई अनोखी हों, जिनमें सच्चाई हो और जो लोगों को लगे कि हाँ, ये शेयर करने लायक है। बिल्कुल, सिर्फ ध्यान खींचना काफी नहीं है। कहानी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। और ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे बिजनेस भी एक अनोखी, सच्ची कहानी के दम पर बड़ा असर डाल सकते हैं। असल सवाल यह है कि आप अपनी कहानी को पेश कैसे करते हैं। क्या उसमें कुछ ऐसा है जो लोगों को चौंकाता है, या उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ता है, या उन्हें कुछ नया महसूस कराता है? तो असली चुनौती शायद ये पहचानने में है कि आज के इस शोरगुल में कौन सी बात किसी कहानी को सचमुच उल्लेखनीय बनाती है। ऐसा क्या है जो किसी एक आइडिया या कहानी को वायरल कर देता है, जबकि बाकी वो बस खो जाते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। शायद इसका जवाब उस कहानी की सच्चाई में, उसकी नवीनता में, और लोगों के जो मूल्य हैं उनसे जुड़ने की उसकी क्षमता में छिपा है। वो कहानी जो सिर्फ बिकती नहीं, बल्कि लोगों के जीवन का, उनकी बातचीत का हिस्सा बन जाती है। आज हम सेथ गॉर्डन की किताब ऑल मार्केटर्स आर लायर्स, उसके एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर 13 पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये चैप्टर वाकई कमाल का है। इसने बात उस मार्केटिंग की है जो सिर्फ चीजें बेचने से कहीं आगे है, जो असल में मायने रखती है। बिल्कुल। गॉर्डन का जो मूल तर्क है ना, वो ये है कि सबसे असरदार मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर किस बारे में है? ये है कहानियां सुनाने के बारे में, और वो भी ऐसी कहानियां जो ग्राहक के मन में जो दुनिया बसी है ना, उसका जो नजरिया है, गॉर्डन उसे वर्ल्ड व्यू कहते हैं, उससे एकदम फिट बैठती हूँ। वर्ल्ड व्यू, यानी बात सिर्फ खरीदने बेचने, एक लेन देन की नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक जुड़ाव बनाने की बात है। और मजे की बात यह है कि ग्राहक भी इसमें पूरी तरह शामिल हैं। वो खुद ऐसी कहानियां ढूंढते हैं, यू नो। वो ढूंढते हैं? क्यों? ऐसी कहानियां जो उनकी सूझ से मिलती हों। हाँ, क्योंकि ये कहानियां उनके विश्वासों, उनकी इच्छाओं को सही ठहराती हैं। उन्हें लगता है हाँ, मैं सही सोच रहा हूँ। ये उनके लिए मानसिक रूप से ज्यादा आसान है। अच्छा, ये बात है। तो ये जो आपने कहा कि वो
पहले से जो मानते हैं उसी को पक्का करती हैं ये कहानियां। हाँ, और इसी से उन्हें एक अपनेपन का, एक समूह का हिस्सा होने का एहसास होता है। और शायद यहीं से वो ट्राइब या समुदाय वाली बात आती है ना? एकदम। सबसे पावरफुल मार्केटिंग वही है जो एक कॉमन कहानी के आसपास लोगों को जमा कर दे, एक समुदाय बना दे। जैसे एक ही सोच वाले लोगों का ग्रुप। बिल्कुल, जो एक जैसे आइडियाज, एक जैसी वैल्यूज में यकीन रखते हो। ये जो कनेक्शन बनता है ना, ये प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। तो फिर इसमें प्रोडक्ट कहाँ फिट होता है? मतलब उत्पाद या जो सर्विस है उसका क्या रोल है? देखो, प्रोडक्ट या सर्विस वो उन साझा विश्वासों को दिखाने का एक तरीका बन जाता है, एक सिंबल। अच्छा, एक प्रतीक। हाँ, असल मकसद सिर्फ एक बार चीज बेचना नहीं है। मकसद है गहरे रिश्ते बनाना, ऐसी वफादारी बनाना जो उस चीज से भी आगे जाए। एक सच्चा रिश्ता। बिल्कुल। इसका एक जबरदस्त उदाहरण शायद हार्ले डेविडसन है। गुड। गॉर्डन भी जिक्र करते हैं। ओहो, हार्ले डेविडसन क्लासिक उदाहरण है। वो सिर्फ मोटर बाइक नहीं बेच रहे, कभी नहीं। सही कहा। वो क्या बेच रहे हैं फिर? एक एहसास। वो बेच रहे हैं आजादी, थोड़ा सा विद्रोह, सड़क पर हवा से बातें करना, वो वाली फीलिंग, एक उन्मुक्त जीवन शैली की कहानी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकन कारीगरी, एक खास तरह की मर्दानगी, और जो साथी राइडर्स हैं उनके साथ एक भाईचारा, ये सब उस कहानी का हिस्सा है। और जो लोग हार्ले खरीदते हैं वो सिर्फ एक मशीन नहीं खरीद रहे होते। नहीं, वो उस पूरी कहानी का, उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी वो ब्रांडेड जैकेट्स, वो बड़े बड़े इवेंट्स, वो बाइकर्स का अपना कल्चर, सब उसी कहानी को तो जीता है। बाइक तो बस एक जरिया है उस लाइफस्टाइल तक पहुंचने का। एकदम से, बाइक उस जीवन शैली का उत्प्रेरक है, सिंबल है। और ये सिर्फ हार्ले के साथ नहीं, भारत में देखो ना, रॉयल एनफील्ड। हाँ, रॉयल एनफील्ड, उसका भी अपना एक अलग ही कल्चर है। बिल्कुल, वो पहाड़ों पर राइड करना, वो राइडिंग ग्रुप्स, वो एक विरासत वाली फीलिंग, वो भी सिर्फ बाइक बेचना नहीं है, उसे कहीं ज्यादा है। तो अगर हम इसे अपने देश के मतलब भारतीय उद्यमियों या मार्केटर्स के लिहाज से देखें, हाँ, तो क्या सबक मिलता है इससे? सबसे बड़ा सबक तो ये है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स से ज्यादा जरूरी है कहानियां। ऐसी कहानियां जो लोगों के दिलों को छू जाएं, जो एक इमोशनल कनेक्शन बना दें। इमोशनल कनेक्शन। जब कोई मार्केटर एक सच्ची दमदार कहानी कहता है, ऐसी कहानी जो ग्राहक के मौजूदा नजरिए, उसके वर्ल्ड व्यू से मेल खाती है, तो वो ग्राहक सिर्फ सामान्य खरीदता, वो आपकी बात पर, आपकी कहानी पर यकीन करने लगता है। एक तरह से आपका फॉलोवर बन जाता है। हाँ, अनुयायी। और यही विश्वास फिर बदलता है गहरी लॉयल्टी में, वफादारी में। लोग बार बार आते हैं सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, बल्कि उस कहानी से, उस समुदाय से जुड़े रहने के लिए। सही। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है ना, इससे भी आगे कुछ है। हिमायत, एडवोकेसी जिसे कहते हैं। हाँ, और वो सबसे जबरदस्त चीज है, जब लोग आपकी कहानी पर इतना यकीन करने लगें कि वो खुद उसके प्रचारक बन जाएं। मतलब वो दूसरों को बताने लगे। हाँ, वो अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में उस कहानी के बारे में बताते हैं। एक तरह से आपकी कंपनी के लिए मुफ्त में मार्केटिंग करते हैं वो। तो पूरा फोकस शॉर्ट टर्म बिक्री से हटकर लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयल्टी पर चला जाता है, और एक ऐसी कहानी बनाने पर जो खुद ही फैलती रहे। बिल्कुल, कहानी अपनी जिंदगी खुद जीने लगती है। ये मार्केटिंग को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आप सिर्फ बेच नहीं रहे, आप एक आंदोलन बना रहे हैं, चाहे छोटे लेवल पर ही सही। तो फिर यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी कहानी को इतना सच्चा, इतना असरदार बना देती है कि लोग न सिर्फ खरीदें बल्कि यकीन करें, उसे अपना लें और फिर दूसरों तक भी फैलाएं। किस तरह की कहानी में वो जादू होता है जो लोगों को इतने गहरे लेवल पर जोड़ सके, उन्हें आपके ब्रांड का, आपकी बात का हिमायती बना दे। ये सवाल शायद हर उस इंसान को सोचना चाहिए जो कुछ बनाना चाहता है या कुछ बेचना चाहता है। आज बाजार में जो असली मुकाबला है ना, वो अक्सर प्रोडक्ट की खूबियों का होता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये मुकाबला इस बात का है कि कौन बेहतर कहानी सुनाता है। बिल्कुल, सेथ गॉर्डन का यही तो कमाल का आइडिया है। हाँ, कि जहाँ इतनी भीड़ है, इतनी सारी चीजें एक जैसी लगती हैं, वहाँ जीतता वही है जिसकी कहानी ग्राहक के दिल को छू जाए, उसके नजरिए से जुड़ जाए, है ना। हाँ, उसका जो दुनिया देखने का तरीका है उससे। आज इसी कहानी युद्ध की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। जरूर। और ये नजरिया या वर्ल्ड व्यू जो गॉर्डन कहते हैं, ये है क्या असल में? मतलब ये वो चश्मा है जिससे कोई ग्राहक दुनिया को देखता है, उसकी अपनी मान्यताएं, उसके पहले से बने विचार, उसकी प्राथमिकताएं। सही कहा। और गॉर्डन की सबसे मजेदार बात ये लगती है कि वो कहते हैं कि आप तथ्यों से, फैक्ट से किसी का नजरिया बदल नहीं सकते। हाँ, ये तो लगभग नामुमकिन है।
और चालाक मार्केटर कोशिश भी नहीं करते। नहीं करते। वो क्या करते हैं कि पहले से जो नजरिया मौजूद है उसे पहचानते हैं। एग्जैक्टली और तेरा अपनी कहानी को उसी के हिसाब से ढालते हैं। क्योंकि ग्राहक, सच कहूं तो तर्क से ज्यादा उस कहानी पर विश्वास करना चाहता है जो उसे अच्छी लगे, जो उसे सही महसूस कराए, है ना, जो उसके विश्वासों से मेल खाएं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ उदाहरण देखें, जैसे वो वाइन ग्लास वाला किस्सा रिडेल का। हाँ, वो महंगा वाला ग्लास। क्या वो सच में वाइन का स्वाद बेहतर कर देता है? देखिए, तकनीकी तौर पर शायद नहीं। मतलब $1 के ग्लास और $20 के ग्लास में वाइन तो वही है। लेकिन उस $20 वाले ग्लास की बनावट, उसकी कारीगरी की कहानी, उसका डिजाइन, उसका इतिहास, ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। अच्छा। और वो कहानी ग्राहक को ये विश्वास दिलाती है कि हाँ, वाइन ज्यादा अच्छी लग रही है। और मजे की बात यह है कि ये विश्वास ही उस अनुभव को सच में बेहतर बना देता है। अरे वाह, मतलब कहानी ने सच में अनुभव बदल दिया। हाँ, यही तो जादू है कहानी का। और सोचिए, गाड़ियों में भी ऐसा ही होता है, जैसे पोर्श कायन और फॉक्सवैगन टॉरिग। हाँ, सुना है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी है काफी हद तक। हाँ, तकनीकी रूप से काफी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन कोई उन्हें एक जैसी गाड़ी कहेगा क्या? कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। पोर्श की कहानी अलग है। वो लग्जरी है, परफॉर्मेंस है, स्टेटस सिंबल है। ये उन लोगों के लिए है जिनके वर्ल्ड व्यू में, जिनके नजरिए में इन चीजों की बहुत अहमियत है, और वो खुशी खुशी ज्यादा कीमत देते हैं। सही बात है। और फॉक्सवैगन, उसकी कहानी शायद ज्यादा भरोसेमंद, टिकाऊ, फैमिली कार वाली होगी। हाँ, शायद। मतलब प्रोडक्ट अंदर से काफी समान हो सकता है, पर बाहर की कहानी वो जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती है। ये तो कहानियों की सीधी टक्कर है ना? अलग अलग नजरियों को लुभाने की कोशिश। बिल्कुल। और सबसे क्लासिक उदाहरण तो कोक बनाम पेप्सी का है। हाँ, वो तो है ही। कोका कोला की कहानी क्या है? हमेशा वही विरासत, परंपरा, वो क्लासिक स्वाद वाली बात। हाँ, एक तरह का नॉस्टैल्जिया। वो उन ग्राहकों को पसंद आता है जिनके लिए गुजरा हुआ कल, इतिहास मायने रखता है। सही। और पेप्सी, वो हमेशा नई पीढ़ी, ताजगी, आज के जमाने की बात करता है। बिल्कुल अलग नजरिया। एकदम अलग। और यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सा प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिवली बेहतर है। नहीं, ये तो स्वाद की बात है। हाँ, जीत उसकी होती है जिसकी कहानी अपने चुने हुए ग्राहक वर्ग के नजरिए से ज्यादा मजबूती से जुड़ जाती है। तो फिर एक अच्छी, एक महान कहानी में होता क्या है? गोडिन क्या कहते हैं? ये सिर्फ फैक्ट्स तो नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुडिन कहते हैं महान कहानियां सच्ची होती हैं। सच्ची मतलब प्रामाणिक, ऑथेंटिक। हाँ, प्रमाणिक लगती हैं और अपनी बात पर टिकी रहती है, मतलब कंसिस्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं कि आज कुछ कहा कल कुछ और। वो एक वादा करती हैं। अक्सर ये वादा कोई एहसास होता है या कोई इच्छा पूरी होने का एहसास। अच्छा। और वो बहुत सीधी सपाट नहीं होती, थोड़ी सूक्ष्म होती हैं। ग्राहक को खुद सोचने, निष्कर्ष निकालने का मौका देती हैं। ये दिलचस्प है। मतलब सीधे सीधे नहीं बताना। हाँ, और वो सिर्फ दिमाग को नहीं, हमारी इंद्रियों को, सेंसेस को अपील करती हैं। और एक बात जो मुझे बहुत सही लगी, वो ये कि महान कहानियां शायद सबके लिए होती ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक कहानी जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करे, वो किसी को भी गहराई से नहीं छुपाती है ना? हाँ, वो बेअसर हो जाती है। अपनी बात पर टिके रहना और एक खास दर्शक वर्ग के लिए होना, ये ज्यादा ताकतवर है। तो फिर मार्केटर्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि सिर्फ फीचर्स गिनाना या कीमत पर लड़ना, ये अक्सर हारने वाली बाजी है, स्पेशली आज के भरे हुए बाजार में। मतलब जनता कहानी चाहती है और वो कहानी धीरे धीरे उत्पाद का ही हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। तो सफल मार्केटर्स सिर्फ चीजें बनाने वाले नहीं होते, वो कहानीकार होते हैं। वो पहले कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके बारे में बात की जा सके, और फिर उस कहानी को लगातार जीते हैं, उसे पोसते हैं। आखिर में मुकाबला सबसे दमदार, सबसे भरोसेमंद कहानी का है। वही जीतेगा जिसकी कहानी किसी खास नजरिए के साथ सबसे गहरा रिश्ता बना पाएगी। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ सामान बेचने की बात नहीं है, ये ग्राहक का विश्वास जीतने की लड़ाई है, और विश्वास कहानियों से जीता जाता है। तो ये सोचना कितना जरूरी है कि किसी ब्रांड की कहानी सिर्फ उसके उत्पाद के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ये ग्राहक की अपनी पहचान, उसके अपने विश्वासों का आईना कैसे बन जाती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ। कि हमारे ग्राहक दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, और हमारी कहानी उस नजरिए से कितनी गहराई से जुड़ पा रही है। यही असली सवाल है। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा ही चौंकाने वाला विचार है, सारे विपणक झूठे होते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल, शायद थोड़ी असहजता भी हो,
लेकिन क्या इसका मतलब वही है जो हम पहली नज़र में समझ रहे हैं? मुझे लगता है यहीं पर थोड़ी गहराई में जाने की जरूरत है। हाँ, आज हम सेथ गोडेन के इसी नज़रिए की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मार्केटिंग में कहानी कहना एक कला है, एक हुनर है, ना कि सिर्फ धोखा। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ ये जो झूठ शब्द का इस्तेमाल है वो जानबूझकर की गई धोखाधड़ी या फरेब के लिए नहीं है। अच्छा। गोडेन का इशारा उस भावनात्मक, वो दिल को छूने वाली कहानी की तरफ है जिसे एक मार्केटर बड़े सलीके से बुनता है। मतलब तथ्यों की एक लिस्ट नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बोरिंग हो जाएगा। ये वो कहानी है जो किसी उत्पाद या सेवा को हमारे लिए आकर्षक और जरूरी बना देती है। हाँ, ये कहानी शायद अक्षरशः सच न हो, पर सुनने वाले को, मतलब उपभोक्ता को, ये महसूस बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। सच्ची महसूस होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये उपभोक्ता की आकांक्षाओं, उनकी पहचान बनाने की इच्छा या शायद किसी समुदाय से जुड़ने की जरूरत को पूरा करती है। ये सिर्फ उत्पाद के बारे में नहीं, बल्कि उपभोक्ता के बारे में भी है। अच्छा, तो मतलब मार्केटर एक तरह का कहानीकार है। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत में अपने ब्रांड की एक असरदार कहानी गढ़ना चाहते हैं। हाँ। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये जो कहानी कहने की कला है और जो सीधे सीधे धोखा देना है, इसके बीच की वो बारीक सी रेखा कहाँ है? कब एक आकर्षक कहानी जानबूझकर दिया गया धोखा बन जाती है? बहुत बहुत अहम सवाल है ये। यहीं पर गोडेन मार्केटर का झूठ, यानी वो नैतिक कहानी, और मार्केटर के धोखे, मतलब धोखाधड़ी के बीच का फर्क समझाते हैं। ठीक है। तो ये मार्केटर का झूठ क्या है फिर? देखिए, मार्केटर का झूठ, जैसा हमने कहा, वो कहानी है जो उपभोक्ता असल में सुनना चाहता है, जिससे वो जुड़ना चाहता है। जैसे? कोई उदाहरण? मिसाल के तौर पर सोचिए एक कार के विज्ञापन के बारे में। वो शायद इंजन की तकनीकी बारीकियों पर ज्यादा जोर न दे। हाँ, हॉर्स पावर, टॉर्क, वो सब। हाँ, वो सब, बल्कि विज्ञापन आजादी, रोमांच, स्टेटस या शायद परिवार की सुरक्षा की कहानी दिखाए। अब उपभोक्ता भी मन ही मन जानता है कि एक थोड़ी सजी संवरी, थोड़ी सरलीकृत तस्वीर है। हाँ। कि सिर्फ गाड़ी खरीदने से जिंदगी एकदम वैसी नहीं हो जाएगी जैसी एड में दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन वो इसे अपनाता है क्योंकि कार कहीं ना कहीं उस भावनात्मक वादे का, उस सपने का एक हिस्सा पूरा करती है। वो कहानी उस कार को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक चाहत, एक एस्पिरेशन बना देती है। पर क्या ये थोड़ा खतरनाक रास्ता नहीं है? मेरा मतलब है, क्या मार्केटर इस कहानी की आड़ में उत्पाद की असल कमियों को छुपा नहीं सकता? यहीं धोखा शुरू होता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मार्केटर का धोखा वहीं शुरू होता है जहां कहानी और हकीकत का मेल बिगड़ जाता है। अच्छा। जब दावा जानबूझकर गलत हो या उत्पाद वैसा प्रदर्शन न करे जैसा कहानी में बताया गया था, अगर विज्ञापन वाली कार असल में असुरक्षित निकले या उसकी माइलेज बताई गई माइलेज से बहुत ही कम हो, एकदम, तो वो कहानी एक धोखा बन जाती है। यहाँ क्या होता है कि उपभोक्ता का जो अनुभव है वो कहानी को झूठा साबित कर देता है, और सबसे कीमती चीज, विश्वास। हाँ, विश्वास टूट जाता है। इसीलिए एक सफल और नैतिक कहानी वही है जिसकी पुष्टि उत्पाद या सेवा के असल प्रदर्शन और अनुभव से होती है। कहानी और हकीकत साथ चलनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखती है। कहानी सच्ची महसूस होनी चाहिए और उत्पाद को उसे सच साबित करना होगा। ये क्रक्स है। चलने वाली कहानियां हमेशा प्रामाणिकता की नींव पर ही टिकी होती हैं। ब्रांड जो कहता है यानी उसकी कहानी, और ब्रांड जो करता है यानी उसके काम, और उपभोक्ता का अनुभव, इनमें तालमेल होना बहुत जरूरी है। कोई ब्रांड याद आता है इसका उदाहरण देते हुए? हाँ, जैसे पैटागोनिया का उदाहरण देखिए। उनकी कहानी सिर्फ बेहतरीन आउटडोर गियर बनाने तक सीमित नहीं है। अच्छा। उनकी कहानी पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता, उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता और उनके टिकाऊपन के बारे में भी है। ये उनके ब्रांड का डीएनए है। तो जब कोई ग्राहक उनकी जैकेट खरीदता है तो वो सिर्फ एक जैकेट नहीं खरीद रहा होता, वो उस पूरी कहानी, उन मूल्यों में निवेश कर रहा होता है। एक तरह से वो उस मूवमेंट का हिस्सा बन रहा है। बिल्कुल। और जब वो जैकेट सालों साल चलती है, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है, तो ये अनुभव उस कहानी को और पुख्ता करता है, उसे सच साबित करता है। इसी से वो गहरा विश्वास और ब्रांड के प्रति निष्ठा बनती है। यह प्रामाणिकता का सिद्धांत सिर्फ वैश्विक ब्रांडों पर ही लागू नहीं होता है ना? भारत में भी इसके बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे फैब इंडिया को ही लीजिए।
उनकी कहानी सिर्फ कपड़े या फर्नीचर बेचने की नहीं है। हाँ, उनका एक अलग फील है। हाँ, उनकी कहानी भारतीय संस्कृति, परंपरागत शिल्प कौशल और देश भर के स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने के इर्द गिर्द बुनी गई है। हाँ, वो कारीगरों वाली बात वो काफी हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल। तो जब कोई ग्राहक फैब इंडिया से कुछ खरीदता है तो वो महज एक उत्पाद नहीं खरीद रहा होता, बल्कि वो भारतीय कारीगरी और विरासत का समर्थन करने की एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन रहा महसूस करता है। ये कहानी उपभोक्ताओं को सिर्फ भावनात्मक स्तर पर ही नहीं जोड़ती, बल्कि एक भरोसे का रिश्ता भी कायम करती है। हाँ, क्योंकि उनके उत्पाद अक्सर उस वादे को निभाते हैं। वो क्वालिटी, वो डिजाइन उस कहानी से मेल खाते हैं। तो ये दिखाता है कि मार्केटिंग सिर्फ उत्पाद बेचने का नाम नहीं है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये साझा विश्वासों और सच्ची महसूस होने वाली कहानियों के जरिए अपने दर्शकों से एक गहरा रिश्ता बनाने की कला है। और एक जिम्मेदारी भी। निश्चित रूप से। और ये एक बहुत शक्तिशाली जिम्मेदारी भी है। विपणक को कहानी ऐसी बुननी चाहिए जिसे कंपनी और उसका उत्पाद असल में जी सकें, निभा सकें। फोकस बेईमानी पर नहीं, बल्कि प्रामाणिक, सच्ची कहानी कहने पर होना चाहिए। तो झूठ बोलना नहीं है, बल्कि सच्चाई को कहानी के रूप में पेश करना है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी से विश्वास पनपता है और ब्रांड का असली मूल्य बनता है। नैतिक विपणक तथ्यों को छिपाते नहीं हैं। वे उन्हें एक शक्तिशाली, यादगार और सच्ची महसूस होने वाली कहानी में खूबसूरती से पिरोते हैं। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया देता है मार्केटिंग को। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उभरता है, जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। क्या? आज के दौर में जब उपभोक्ताओं की उम्मीदें और प्राथमिकताएं इतनी तेजी से बदल रही हैं, मतलब हर कुछ समय में कुछ नया आ जाता है। हाँ, ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में विपणक ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी कहानियां न केवल प्रामाणिक बनी रहें, बल्कि उपभोक्ताओं के बदलते अनुभवों द्वारा लगातार मान्य भी होती रहें? ये कैसे पक्का करें कि कहानी वक्त के साथ पुरानी न पड़ जाए या झूठी ना लगने लगे? मतलब कहानी और हकीकत के बीच संतुलन साधना। हाँ, ये संतुलन साधना और इसे लगातार बनाए रखना, विश्वास बनाए रखने के लिए कितना अहम है, ये सोचने वाली बात है। आगे इस पर और भी बात हो सकती। क्या ग्राहक हमेशा पूरी बिना किसी कहानी वाली सच्चाई चाहते हैं, या फिर एक अच्छी कहानी ज्यादा मायने रखती है? आज हम इसी प्रामाणिकता के आइडिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और सेठ गोर्डन की एक खास बात पर भी गौर करेंगे कि ग्राहक असल में ढूंढते क्या है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो कहानियां जो हमें इमोशनली, मतलब भावनात्मक रूप से सच्ची लगती हैं, वो सिर्फ तथ्यों के ढेर से ज्यादा असरदार क्यों हो जाती हैं, और ये समझना क्यों जरूरी है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो ये बात बड़ी दिलचस्प है ना, कि लोग सिर्फ फैक्ट, सिर्फ तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं करते, वे एक कहानी खरीदते हैं। ऐसी कहानी जो उनके पहले से बने हुए विचारों और इच्छाओं से कहीं ना कहीं मेल खाती हो। गोर्डन यही कहते हैं कि ग्राहक को एकदम शब्दशः सच्चाई नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी कहानी चाहिए जो उनके दिल को, हाँ, भावनात्मक रूप से सच्ची लगे। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर फिब्स और फ्रॉड का जो फर्क है वो समझना जरूरी हो जाता है। फिब्स मतलब वो छोटी कहानियां या थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति जो ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाती हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जबकि फ्रॉड तो सीधा सीधा धोखा है। तो ग्राहक उसी कहानी को अपनाते हैं जो भरोसेमंद लगे और उनके सोचने के तरीके से, उनके नजरिए से मेल खाती हो। हाँ, ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। जैसे रीडल वाइन ग्लास का उदाहरण है। कंपनी की कहानी ये है कि उनके खास आकार के ग्लास से वाइन का स्वाद बेहतर हो जाता है। अब हो सकता है तकनीकी रूप से वाइन न बदले, पर क्योंकि लोग उस कहानी पर विश्वास करते हैं, हाँ, तो उनका पीने का अनुभव सच में ज्यादा मजेदार हो जाता है। एग्जैक्टली। कहानी ने ही उत्पाद को बेहतर बना दिया, अनुभव बदल दिया। अच्छा, और जैसे डिज्नी का जादू है, हाँ, बिल्कुल। वहां तो कोई नहीं मानता कि कार्टून के कैरेक्टर असली हैं। कोई नहीं मानता, लेकिन डिज्नी अपनी कहानी इतनी लगातार और इतनी अच्छी तरह से पेश करता है। आप देखिए, पार्क की सफाई, कर्मचारियों का बर्ताव, हर छोटी चीज, हाँ, वो सब मिलकर उस अनुभव को उस माहौल में बिल्कुल प्रामाणिक, एकदम ऑथेंटिक बना देते हैं। लोग खुशी खुशी उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अच्छा महसूस कराती है, वो जादू महसूस कराती है। मतलब कहानी ही उत्पाद का हिस्सा बन जाती है। हाँ, बिल्कुल, एक जरूरी हिस्सा। चाहे वो कोई महंगा बैग हो या फिर फास्ट फूड का वो प्रीमियम बर्गर। सही कहा।
ग्राहक उस कहानी को खरीद रहा है जो उसकी उम्मीदों को पूरा करती है। तो यहाँ से जो मुख्य सबक मिलता है वो ये है कि सिर्फ तथ्यों की लिस्ट बनाने के बजाय एक बेहतरीन कहानी गढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। कहानी ऐसी हो जो लगातार हो, भरोसेमंद हो और ग्राहक की सोच से मेल खाती हो। और ये भी बहुत जरूरी है कि उत्पाद या सेवा उस कहानी के वादे पर खरी उतरे, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, वरना विश्वास टूट जाता है। अगर कहानी बहुत अच्छी हो पर चीज या अनुभव वैसा ना हो तब तो वो फ्रॉड की तरफ चला जाता है। कहानी और हकीकत में तालमेल होना ही चाहिए। ब्रांड की कामयाबी सिर्फ हर डिटेल के सच होने में नहीं है, बल्कि ग्राहक के उस कहानी पर विश्वास करने और उससे मिलने वाली भावनात्मक संतुष्टि में है। हाँ, तो इससे आप उस दबाव से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं कि हमेशा एकदम कच्ची सच्चाई ही दिखानी है, बिल्कुल, जो शायद ग्राहक चाहता भी नहीं। शायद वो चाहते ही नहीं। फोकस इस पर होना चाहिए कि ऐसी कहानी कैसे कहें जो ग्राहक को अपनी खरीदारी के बारे में अच्छा महसूस कराए और उनके विश्वास को पुख्ता करें। तो ये सोचने वाली बात है, जो कहानी हम बता रहे हैं क्या वो सिर्फ जानकारी दे रही है या फिर वो एक भावनात्मक जुड़ाव, एक इमोशनल कनेक्शन बना रही है। और क्या वो कहानी इतनी सच्ची लगती है कि लोग उस पर विश्वास करना चाहें। शायद असली प्रामाणिकता सिर्फ तथ्यों में नहीं है, बल्कि उस विश्वास में है जो कहानी जगाती है और जिसे आप लगातार निभाते हैं। इस पर आगे सोचा जा सकता है कि अपने काम में वो कौन सी भावनात्मक कहानी है जो ग्राहक सुनना चाहते हैं, भले ही वो शब्दशाह सच ना हो। आज का ग्राहक ना जैसे दावों के समंदर में है। हर तरफ से आवाज आ रही है, हम बेस्ट हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं। तो वो बेचारा भरोसा करे किस पर? मतलब ये छोटे कारोबारों के लिए तो और भी मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। और यहीं पर ना सेथ गोर्डन की जो किताब है ऑल मार्केटर्स आर लायर्स टेल स्टोरीज, वो एक अलग नजरिया देती है। अच्छा। गोर्डन कहते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ दावे ठोकना नहीं है, ये है कहानियां सुनाना, ऐसी कहानियां जिन पर लोग विश्वास करना चाहें। तो आज हम इसी बात पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये जो शक्की मिजाज का ग्राहक है उसका भरोसा कैसे जीता जाए। दिलचस्प है। तो ये संशयवादी उपभोक्ता मतलब कैसा है ये? गोर्डन तो कहते हैं कि ये सिर्फ खरीदार नहीं, ये बहुत जानकार हैं, परखने वाले लोग हैं। हाँ बिल्कुल। तो इन पर ये पुरानी मार्केटिंग क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि इन्होंने इतने खोखले वादे सुने हैं, इतने बड़ा चढ़ाकर किए गए दावे देखे हैं कि अब वो थक चुके हैं। गोर्डन साफ कहते हैं कि भाई अब शोर मचाने का या सिर्फ फैक्ट्स बताने का जमाना नहीं रहा। वो जिंदगी भर मार्केटिंग संदेश देखते सुनते बड़े हुए हैं। उन्होंने झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बातें होती हैं उनको पकड़ने का एक बढ़िया फिल्टर बना लिया है अपने दिमाग में। हाँ, ये बात तो है। वो अब सच्चाई ढूंढते हैं, प्रामाणिकता। इसीलिए पारदर्शिता इतनी जरूरी है। पारदर्शिता मतलब अपनी कमियां भी मान लेना, उसमें भी हिम्मत चाहिए। ये तो मुश्किल काम है। पर फिर कहानियों का क्या? मतलब अगर ग्राहक इतना शक्की है तो वो कहानी पर क्यों यकीन करेगा? हाँ। और गोर्डन का टाइटल भी तो यही है, सारे मार्केटर्स झूठे हैं, कहानियां सुनाते हैं। ये तो थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ देखिए, वो टाइटल जानबूझकर ऐसा रखा गया है, थोड़ा चौंकाने वाला। अच्छा। गोर्डन का मतलब ये नहीं कि मार्केटर्स जानबूझकर धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये कि वो एक वर्ल्ड व्यू, एक नजरिया बेच रहे हैं। एक कहानी जिससे ग्राहक कनेक्ट कर सके, जुड़ सके। और जो शक्की ग्राहक है ना, वो तथ्यों से ज्यादा सच्ची, भरोसेमंद कहानियों से जुड़ता है। ओके। सिर्फ ये चिल्लाने से कि हम सबसे अच्छे हैं कुछ नहीं होता। हाँ। बेहतर है ये बताना कि आपके प्रोडक्ट ने या आपकी सर्विस ने किसी असल इंसान की जिंदगी में क्या फर्क डाला। छोटी सच्ची कहानियां वो विश्वास जगाती हैं। अच्छा, तो कहानी सच्ची हो और आपके काम में दिखे भी। बिल्कुल। जैसे वो ज़ैपोस का उदाहरण है। हाँ। वो जूते बेचते हैं पर उनकी कहानी तो जूतों की है ही नहीं है। उनकी कहानी है असाधारण ग्राहक सेवा से खुशी देना। एकदम सही पकड़ा। और देखिए, ज़ैपोस ये सिर्फ कहता नहीं है, वो करता है। हाँ। मैंने सुना है उनके बारे में। उनके जो कस्टमर सर्विस वाले लोग हैं वो घंटों फोन पर ग्राहक की मदद कर सकते हैं। कोई बंदी बंदाई स्क्रिप्ट नहीं। वाह। मुफ्त शिपिंग, आसान रिटर्न पॉलिसी, ये सब चीजें उनकी उसी कहानी को सच साबित करती हैं। उनके हर काम में दिखती है। सही बात है। और अगर भारत में सोचें तो मिंत्रा जैसी कंपनियां हैं जी, वो वादा करती हैं कि डिलीवरी भरोसेमंद होगी, तेज होगी, और ज्यादातर वो निभाती भी हैं। बिल्कुल। जब आपकी बात और आपका काम, मतलब कथनी और करनी, एक हो जाती है तभी भरोसा बनता है। हाँ, तभी भरोसा बनता है। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर इसको लगातार निभाना मुश्किल है। हाँ, खासकर जब कुछ गड़बड़ हो जाए तब निभाना बहुत मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। यही तो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी।
विश्वास एक दिन की चीज नहीं है, ये बनता है लगातार अपने वादे पूरे करने से। सही। आपका विज्ञापन, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी पैकिंग, डिलीवरी का तरीका, ग्राहक सेवा, सब कुछ। सब एक ही कहानी कहें, सब एक ही सच्ची कहानी कहें। जब ग्राहक का आपके ब्रांड के साथ हर इंटरैक्शन, हर अनुभव आपकी कहानी को और पक्का करता है, तब जाकर वो कहानी भरोसे लायक बनती है। और फिर धीरे धीरे वो शक जो है वो विश्वास में बदलने लगता है। तो मतलब साफ है, वो पुरानी मार्केटिंग की जो तिकड़ में थी गई वो। हाँ, वो सिर्फ चिल्लाना, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना या किसी तरह ग्राहक को फंसा लेना अब नहीं चलने वाला। वो तो बस टाइम और पैसे की बर्बादी है अब। निश्चित रूप से अब फोकस होना चाहिए असली रिश्ते बनाने पर, रिश्ते जो मतलब? विश्वास और आपसी सम्मान पर टिके हों। अच्छा। तो मूल मंत्र क्या है? 3 बातें हैं। 1, अपनी सच्ची कहानी पर टिके रहो, मतलब कंसिस्टेंट रहो। ठीक है। दूसरा, पारदर्शी बनो, ट्रांसपेरेंट रहो। और तीसरा, ग्राहक को हमेशा अपनी सोच के सेंटर में रखो। बी कस्टमर फोकस्ड। अपनी मार्केटिंग अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि ग्राहक की जरूरत और उसकी इच्छाओं के आसपास बनाओ। सही बात है। आज के टाइम में जहाँ वैसे ही भरोसा करना मुश्किल है, हाँ, वहाँ ये विश्वसनीयता ही किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। ब्रांड्स को ईमानदारी से ग्राहकों के साथ जोड़ना होगा, उनकी बात सुननी होगी। और यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है क्या? कि जब ब्रांड सिर्फ कहानियां सुनाते नहीं है, बल्कि उन्हें अपने हर काम में, हर एक्शन में जीते हैं, हाँ। तो क्या अंत में विश्वास हमेशा शक पर भारी नहीं पड़ता? हाँ, शायद यही सच्ची कहानी सबसे बड़ा मार्केटिंग हैक है आजकल। हाँ। इस पर सोचना चाहिए। आज हम मार्केटिंग के बदलते चेहरे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब कुछ नए विचार हैं, सेथ गोर्डन का भी जिक्र आता है इसमें। समझने की कोशिश है कि आज मार्केटिंग का मतलब असल में है क्या। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या वो जो पुरानी मार्केटिंग थी, पारंपरिक वाली, हाँ, विज्ञापन, फीचर्स की लंबी लिस्ट, क्या वो सब वाकई अब बेअसर हो गया है? देखिए, बेअसर कहना शायद ठीक नहीं होगा, बदल रही हैं ये कह सकते हैं। बदल रही है? हाँ, सेथ गोर्डन के नजरिए से अगर देखें तो हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मार्केटिंग सिर्फ चीजें बेचने का नाम नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? अब मतलब है कहानी कहना, एक ऐसी दमदार कहानी जो लोगों के मन में पहले से जो बातें हैं, उनके जो विश्वास हैं, हाँ, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनसे जाके जुड़े, वही कहानी कनेक्शन बनाती है। ये तो दिलचस्प बात है। तो मतलब अब फोकस फीचर्स गिनाने पर नहीं है? नहीं, उतना नहीं, बल्कि उस कहानी पर है जो ब्रांड या प्रोडक्ट सुना रहा है। पर यह बदलाव इतना जरूरी क्यों हो गया? मतलब ऐसा क्या बदला है, ग्राहक या बाजार? बिल्कुल, कई वजह हैं इसकी। देखिए, आज का ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा समझदार है ना? हाँ, जानकारी बहुत है उनके पास। सिरिका, और बाजार विकल्पों से भरा पड़ा है। इतनी सारी चीजें हैं, ऐसे में वो पुरानी वाली दखल देने वाली रणनीतियां, जैसे टीवी पर चिल्लाते हुए विज्ञापन, हाँ, या बड़े बड़े बैनर एड्स, वो अब उतनी कारगर नहीं रही। लोग उनको अनदेखा करना सीख गए हैं। हाँ, इग्नोर कर देते हैं। तो अगर टिके रहना है, सफल होना है, तो अब कहानी कहने की कला को अपनाना ही होगा। और शायद लोगों का भरोसा भी कम हुआ है विज्ञापनों पर। वो अब चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, सच्चाई ढूंढ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए ये कहानी सिर्फ उत्पाद की खूबियों के बारे में नहीं होती। अच्छा? ये होती है उस चीज से जुड़ी भावना के बारे में, पहचान के बारे में, कौन से मूल्य हैं जिनसे वो ब्रांड जुड़ा है, इसके बारे में। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी कोई चालाकी से गढ़ी हुई, मतलब झूठी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। असली चुनौती और कला इसी में है कि प्रोडक्ट या ब्रांड में जो सच में है, जो उसकी असली असाधारण कहानी है, उसे खोजा जाए और फिर उसे सही तरीके से बताया जाए। ईमानदारी बहुत जरूरी है इसमें। तो ये सिर्फ विज्ञापन बदलने की बात नहीं हुई, फिर ये तो पूरी सोच बदलने जैसी बात है। बिल्कुल। पहले सवाल होता था, भाई ये बेचें कैसे, और अब सवाल यह है कि हम कौन सी ऐसी सच्ची असाधारण कहानी कह सकते हैं जो हमारे जैसे लोगों के दिलों को छू जाए, उन्हें हमसे जोड़ दें। एकदम सही कहा आपने। और जब कहानी सच्ची होती है ना, प्रामाणिक होती है, तो वो सिर्फ ग्राहक नहीं बनाती। तो क्या बनाती है? वो एक समुदाय बनाती है, कम्युनिटी। ऐसे लोगों का एक समूह तैयार होता है जो उस कहानी से, उस ब्रांड के नजरिए से, उसके देखने के तरीके से जुड़ते हैं। हाँ, मतलब वो सिर्फ खरीदते नहीं, वो यकीन करते हैं। बिल्कुल, वो उस कहानी में यकीन करते हैं। और फिर यही समुदाय शायद ब्रांड का सबसे बड़ा प्रचारक भी बन जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। यही समुदाय फिर सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग फोर्स बन जाता है। जब लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो खुद ही
अपने आप ही ब्रांड की कहानी दूसरों तक पहुंचाते हैं। हाँ, वो वर्ड ऑफ माउथ वाली बात। वही, इसका एक क्लासिक उदाहरण अगर देखें तो हॉटमेल ने शुरू में क्या किया था? हॉटमेल, हाँ याद है। उन्होंने हर भेजे गए ईमेल के नीचे बस एक छोटी सी लाइन जोड़ दी थी, गेट योर फ्री ईमेल एट हॉटमेल, है ना? हाँ, वो सिग्नेचर जैसा। बिल्कुल। तो हर यूजर अनजाने में ही सही उनका प्रचारक बन गया। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छी कहानी या एक अच्छा आइडिया बिना भारी भरकम विज्ञापन बजट के भी फैल सकता है। बस शर्त यह है कि वो लोगों से जुड़ जाए। ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब विश्वास और वो अपनेपन का एहसास, वही असली ताकत है। सही है। लोग विज्ञापन पर शायद उतना भरोसा न करें जितना अपने जैसे किसी दोस्त या जानने वाले की सिफारिश पर करते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ आज भी सबसे पावरफुल है शायद। इसीलिए तो मार्केटिंग का भविष्य ऐसी ही कहानियों में है। कहानियां जो लोगों को जोड़ें, उनमें विश्वास पैदा करें और उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वो उस ब्रांड का हिस्सा है। हाँ, ये सिर्फ कोई नई ट्रिक या रणनीति नहीं है। आज के इस शोर भरे बाजार में अगर आपको टिके रहना है, प्रासंगिक बने रहना है और एक ऐसा ब्रांड बनाना है जो लंबे समय तक चले, तो शायद यही एकमात्र रास्ता है। और ये ज्यादा असरदार भी है। तो आगे बढ़ते हुए ये सोचना कितना दिलचस्प हो जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर जो उसकी असली कहानी छिपी है, जो सच में असाधारण है, हाँ। उसे ढूंढना और ईमानदारी से बताना, हाँ। उसकी पूरी यात्रा को और लोगों के साथ उसके रिश्ते को कैसे बदल सकता है। न जाने कितनी ऐसी अनकही कहानियां होंगी जो बस बाहर आने का और सही लोगों से जुड़ने का इंतजार कर रही हैं।